आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी परफेक्ट होती है? नहीं भाई, ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ होती है। हम लोगों को अपने एफर्ट डालकर उसको परफेक्शन की ओर ले जाना होता है। जिसने जितने शानदार एफर्ट लगाए वो उतने ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाता है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितने एफर्ट आप लोग वहाँ पर डाल पाते हैं। अभी एक छोटा सा एक उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। एक पर्टिकुलर मैं कल मैसेज पढ़कर लगभग 2 मिनट तक हंसता रहा। पता है क्या था वो? मैं रेगुलरली आप लोगों को बोलता हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाया करो। एक बच्चे ने बोला सर ठीक है, आप बोलते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएं। अलार्म लगाया, मॉर्निंग में मैं उठ गया। आप आधी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। मतलब उठ तो गए अलार्म के बजने से, पर लेकिन रजाई से बाहर कैसे निकले इतनी सर्दी में ये कौन बताएगा? सर पूरी बात बताया करो। मैं ना 2 मिनट तक मतलब इतना मूड फ्रेश हुआ, मैं 2 मिनट तक हंसता रहा। तो ये चीज़ें हैं यार ज़िंदगी में। प्रॉब्लम हर जगह मिलेगी। उठ जाओगे तो फिर रजाई से बाहर निकलने में, और रजाई से बाहर निकल जाओगे तो वॉशरूम में जाकर फिर ठंड लगेगी, ठीक है, जब ठंडा ठंडा पानी पड़ेगा। तो इसलिए हर जगह प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग इनको प्रॉब्लम की तरीके से देखते हैं तो भाई साहब ज़िंदगी बड़ी टफ है। पर लेकिन अगर आप लोग इनको चैलेंज लेते हैं और इनको एंजॉय करते हैं तो यार फिर तो ज़िंदगी में आप लोग मज़ा करने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले डिसिप्लिन टेस्ट। आज का डिसिप्लिन टेस्ट जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और बताना इसमें कितने नंबर आप लोगों को मिले। सबसे पहले जो टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था उसी टाइम आप लोग सोए और उठे तो अपने आप को 1 नंबर देना, और कोई भी यहाँ पर चीटिंग नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2, कल कितनी पढ़ाई करी आप लोगों ने, कितने घंटे पढ़ाई करी, और उसी के साथ में उसको रिव्यू भी आप लोगों को करना है कि कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा, रिव्यू किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। ये याद रखना। आज का दिन क्या आप लोगों ने शेड्यूल कर लिया है? जो आप लोगों के सामने ये दिन पड़ा हुआ है इसको कैसे आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो, और जिस टाइम पर ये वीडियो आ रही है क्या उसी टाइम पर एग्जैक्ट ये वीडियो आप लोग देख रहे हो? और इसी के साथ में एक लास्ट है जो कि 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। वीडियो का फीडबैक दे दिया करो लाइक या डिसलाइक कर कर, तो इससे 1 नंबर आप लोग अपना अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, जो कि आप लोग रियलिटी में एक तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की एनर्जी में इजाफा देखने को मिलेगा आप लोगों का मॉर्निंग के टाइम पर ही। वो क्या है? एक बच्चा वो है जो कि मॉर्निंग में उठता है, एग्जैक्ट ये वीडियो जिस टाइम पर आती है उस टाइम पर ये वीडियो देखता है, और देखने के बाद में फिर अपना दिन स्टार्ट करता है। एक उस बच्चे की एनर्जी देखना आप लोग, और एक वो बच्चा जो इस वीडियो को पूरे दिन लिए बैठा रहता है, ठीक है, शाम को देख लेंगे, शाम को नहीं देखी, सोते टाइम देख लेंगे, अगले दिन सुबह देख लेंगे। तो ये उस बच्चे की एनर्जी में और इसमें डिफरेंस देखना, आप बहुत डिफरेंस नजर आएगा। और दूसरे को क्यों देखना है, आप लोग खुद इंप्लीमेंट करके देखो। एक दिन इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पर अपनी वीडियो निपटा लो, और फिर देखना करंट अफेयर आप लोगों के 8 बजे तक खत्म। इसके बाद में पूरा दिन आप लोगों के पास में पड़ा है। अगर रात को 9 बजे भी आप लोग सोते हो ना, तो आप लोग देख सकते हैं 13 घंटे हैं आप लोगों के हाथ में पूरे। अब इन 13 घंटे में आप लोग जो मन चाहे, जो जी करे वो आप लोग पढ़ सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 2 घंटे आप लोगों का करंट अफेयर, और करंट अफेयर नहीं यार, ओनली स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर कराई जाती है। आप लोग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है एमसीक्यू की, इसी के साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोगों की, इसी के साथ में आप लोगों की सी सेट का भी क्वेश्चन रहता है। छोटे छोटे आप लोगों को 1 लाइनर टाइप के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी रहते हैं। मतलब सारी चीजें एक आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? INA, जिसको हम लोग एक बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। तो जिंदगी में बैलेंस बनाने के लिए अगर आप लोगों के पास में एक अपॉर्चुनिटी है तो इसको आप लोग बैलेंस की तरीके से लेकर चल सकते हैं। वरना यार दिक्कत हर की लाइफ में है। अगर आप लोग दिक्कतों के सामने इस तरीके से अपने आप को एक तरीके घुटने टेकते हुए नजर आओगे तो यार फिर मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि सही डायरेक्शन में नहीं हो, ठीक है। वो भी इस टाइम पर जब दिसंबर के मिड में आप लोग बैठे हो, उस टाइम पर ऐसी बातें बोल रहे हो कि आप लोगों को रजाई से निकलने में मतलब रजाई से निकलने का भी तरीका बता दो। आप लोगों को उठने का तो बता दिया, रजाई में बैठ कर ही देख लिया करो, पढ़ लिया करो भाई। बाहर निकल कर ही क्या करना है, बाहर निकल कर कौन से पहाड़, वो नहीं कहते पहाड़ उगडेलनी है, ठीक है। प्यारी बात बोली गई है, जिंदगी में कनेक्ट कर आप लोग देख सकते हैं इसको। बोला गया कि आपका जो जीवन है ना वो आप लोगों को उतना ही देगा जितना आप लोग एफर्ट डालेंगे। यानी कि आप जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकते जब तक, अगर आप लोग देखो नॉर्मली क्या होता है कि यदि आप केवल उन दिनों काम करते हैं जिन दिन आप लोगों का मन करता है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, चलो आज काम करते हैं। जिस दिन एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा है उस दिन आप लोग काम नहीं करते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि इससे आप लोग अपने गोल के पास में पहुंच जाएंगे, आज मन नहीं है, आज पढ़ते नहीं है, ठीक है। सोचो कि अगर मैं बोलूं कि आज हफ्ते में वीडियो बनाने का मन नहीं है, आज वीडियो रहने देता हूं, तो ये एक तरीके से मन से नहीं होता यार, ये मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से लेता हूं। इसलिए आज तक आप लोगों की कोई वीडियो रुकी नहीं है, रेगुलर वीडियो आई है। तो ये मैं गर्व से बोलता भी हूं कि हाँ मैंने ऐसा किया है,
ठीक है। तो इसको मैं अपने अचीवमेंट की तरीके से भी लेता हूं कि जो मैंने डिसाइड कर रखा है मैं उसको फॉलो करता हूं। ये चीज़ करके देखो, एक मिनट, ना एनर्जी आए शरीर के अंदर तो बताना। जो चीज़ आप लोग डिसाइड करते हो, इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, ये आप लोगों ने डिसाइड किया। एक्सरसाइज करनी है, आप लोगों ने डिसाइड करा आज प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने डिसाइड करा, अपना शेड्यूल बना लिया। अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन फिर एफर्ट डालो। अपना टारगेट ऐसा बनाओ ताकि उसको अचीव कर सको। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं दिन में आप लोगों को 5 वीडियो दे दूंगा, मेरे बस की नहीं है 5 वीडियो बनाना दिन में। कैसे बना लूंगा इतने एफर्ट के साथ में? 1 वीडियो बनती है, 2 वीडियो बनती है, 3 वीडियो मैक्सिमम, 5वीं वीडियो में अगले दिन बना नहीं पाऊंगा मैं। तो टाइम टेबल शेड्यूल भी आप लोगों को ऐसा बनाना है ताकि आप लोग उसको फॉलो कर सको। क्योंकि अगर ऐसा टारगेट रखोगे कि जो अचीवेबल ही नहीं है, तो अब आप लोगों को रिग्रेट करने पर मजबूर करेगा। छोटे छोटे टारगेट बनाओ ना यार स्टार्टिंग में। जैसे मांझी ने थोड़ी ना, उसके पास में क्रेन थी, उसने पत्थर उड़ेल के फेंक दिया, नहीं, एक एक पत्थर उठाता जा रहा था भाई साहब, 10-12 साल में बना दिया रास्ता उखाड़ के। तो अपने रास्ते को देखो कैसा आप लोगों को बनाना है, कितना एफर्ट डालना है, कितना टाइम आप लोगों के पास में, ये सारी चीजें लिखित आप लोगों के पास में A4 साइज की शीट पे होनी चाहिए। आप लोगों को अपने ऊपर अपने आप नजर रखनी सीखनी पड़ेगी। एक टाइम था जब आप लोग स्कूल में जाया करते थे, वहां पर मॉर्निंग में मम्मी पापा उठा देते थे, स्कूल में टीचर संभाल लेते थे, शाम को आते थे फिर मम्मी पापा ठोक पीट के बैठा देते कि चल पढ़ाई कर। अब फिलहाल आप लोगों को सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को संभालना है। इसके बारे में एक आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कई सारी लत है, पब्लिकली तो कई सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं, पर लेकिन कमेंट बॉक्स में, मेल में, इंस्टाग्राम पे मैसेज में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर कुछ ऐसी एडिक्शन लगी हुई है, पोर्न की एडिक्शन लगी हुई है, सिगरेट की एडिक्शन लगी हुई है, शॉर्ट्स की एडिक्शन लगी हुई है, इनको कैसे छुड़ाएं। बात करूंगा इसके बारे में, एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल डिस्कस करूंगा जिसमें ये सारी बातें भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा और काफ़ी ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज है सैटरडे। सैटरडे का जो दिन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आप लोगों के लिए एक निबंध यानी कि SCB में देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर निबंध आप लोगों को लिखना है, कुछ नहीं करना है, वीर तालियान के नाम से जो पेज है बेसिकली टेलीग्राम है, वहां पर जाना है और वहां पर जाकर आप लोगों को निबंध मिलेगा। जैसे कि लास्ट जो डेट थी उसमें मैंने आप लोगों के लिए निबंध यहां पर डाला था बेसिकली, ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों का अब की बार जो निबंध देखने को मिलेगा, लास्ट 10 में आप लोगों ने निबंध देखा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो 10 में दिया था। तो जैसे कि सैटरडे में आप लोगों का निबंध रहता है और संडे में जो आप लोगों का आता है वो एथिक्स का क्वेश्चन आता है। सेम अब की बार आएगा, सैटरडे में निबंध आएगा, संडे में आप लोगों का एथिक्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि आप लोगों को सोचने समझने की आप लोगों की क्षमता बढ़ाएगा। ये ग्रुप आप लोग देख लीजिए जहां पर सारे बच्चे अपना पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे से अपना आंसर जो है वो लिखते हैं। ये आप लोग देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब अपने आंसर लिखते हैं। एक दूसरे का आंसर रिव्यू कीजिए और चीजें जानिए और समझिए। PDF के लिए क्या करना है, वो है स्टडी लवर वीर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। 1,68,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। डेली आप लोगों को यहाँ पर PDF मिल जाती है और एक आर्टिकल भी मैं शेयर करता हूँ, कभी कभी SLV PDF पर हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर, उसको भी आप लोग एक आर्टिकल एटलीस्ट पढ़ा करो डेली। वो आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा करेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग जिंदगी में उतार सकते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, बताओ ये कौन है, पहचानो कौन की कैटेगरी में आप लोग इनको रख सकते हो। भारत रत्न अवॉर्डी हैं ये, इनका नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। और ये एक बात बता दूं, आसाम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो कि 1946 से लेकर 1950 तक चीफ मिनिस्टर रहे, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो इनके साथ में चीजें आप लोग को कनेक्ट नजर आएगी। तो बताइए, देखता हूं कौन कौन यहां पर बताता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कम से कम आइडिया जरूर रखिएगा। लड़कों को आंसर देने में काफ़ी शर्म आती है, अक्सर मैंने देखा है। लड़कियां आंसर काफ़ी शानदार तरीके से देती हैं और लड़के जो हैं बहुत ही कम आंसर देते हैं। कुछ गिने चुने नाम है, जैसे देश राणा बहुत ही अच्छे से आंसर देते हैं लड़कों में, मैंने इनको देखा, मतलब अच्छे से आंसर देते हैं। इनके आंसर काफ़ी एक तरीके से ना एक कॉम्प्रीहेंसिव और काफ़ी डिटेल में आंसर रहते हैं। और ये देखो, ये मुझे वास्तव में एक अप्रिशिएट करने वाली बात लगी। पब्लिकली इंसान ने लिख दिया कि ये सारी चीज़ें अचीव नहीं हुई हैं, वरना इंसान ना अक्सर अगर अचीव नहीं करता है तो उसको लगता है कि क्या लिखूँ यार, ठीक है। तो ये एक तरीके से अपने लिए आप लोग सत्य बने हुए हैं, अपने लिए आप लोग अपना खुद का एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर किसी और का नहीं कर रहे हैं। अगर अपने लिए भी आप लोग, अपने लिए आप लोग ट्रुथ नहीं है, अपने लिए आप लोग सत्य नहीं है, अपने लिए आप लोग अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे हैं, तो इस जिंदगी में ना भगवान भी धरती पर आ जाए ना, वो भी आप लोगों को नहीं सुधार पाएगा जब आप लोग अपने लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये अचीव नहीं किए, तो उन पर टिक का निशान लगा दिया कि नहीं अचीव किए। तो ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अपने लिए कम से कम आप लोग एक ट्रस्ट रखें कि हाँ अपने लिए जो भी सही है गलत है उसको उसी तरीके से देखें। तो अच्छा लगा मुझे काफ़ी डियर, ये अप्रिशिएट करने लायक बात है। सबके बस की बात नहीं होती है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, वो भी पब्लिकली। बहुत सारे तो कमेंट लिखने से डरते हैं, बचते हैं, शर्म आती है उनको। और ये कुछ ऐसे बच्चे जिनके नाम मेरे याद हो चुके हैं जो रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सोचो यार, ये ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल रहा है अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन देने के लिए, क्यों इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो ढंग से? करो तो सही, बहुत सारी चीज़ें अच्छी जानने को मिलेगी और अच्छे से एंजॉय करोगे।
फीडबैक जरूर दिया करो जैसा भी लगता है, कहीं डाउट होते तो पूछ लिया करो। और कल एक छोटा सा पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्टार्टिंग में मेरे से छोटी सी मिस्टेक होगी। जो जाफना है वो श्रीलंका के अंदर में है, ठीक है। अब मैं बार बार जाफना जो है इंडोनेशिया में बता रहा था, एक्चुअली मेरे माइंड में जावा घूम रहा था। जावा एरिया नहीं है जो इंडोनेशिया के अंदर में, तो उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा था, तो वो करेक्ट कर लेना आप लोग। काफ़ी सारे बच्चों ने उसको नोटिस किया। जाफना श्रीलंका में है और जावा जो है वो है इंडोनेशिया में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जावा सी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो माइंड में नहीं रहता, माइंड में कुछ चल रहा होता है और बता कुछ हो रहा होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। दोनों इंपॉर्टेंट लोकेशन है और ये कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर में तो मैच करने के लिए आ जाती हैं, छोटी छोटी सी लोकेशन। तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग का बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा, काफ़ी डिटेल में ये आर्टिकल कवर किया गया, बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है आप लोग जीएस पेपर 2 के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और जो खासकर हेल्थ वाला इशू है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंट्री के अंदर में केरला एक ऐसा राज्य है जो कि साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर टच करता है केरला। केरला ने क्या किया है, बहुत ही शानदार एफर्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि जो केरला के अंदर में जो बच्चे हैं नशीले पदार्थ की चपेट में जो आ रहे थे उनको रोका जा सके। क्या स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि वो ऐसा कुछ काम करे? जी हाँ, हमारे संविधान निर्माता भी इस बात को जानते थे और इसीलिए उन्होंने बकायदा अपना सोच समझकर एक साजिश की। और वो साजिश क्या थी? वो साजिश थी आर्टिकल 47, यानी कि हमारे संविधान के अंदर में एक अनुच्छेद 47वां ये रखा गया है जिसमें हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनका दायित्व है कि कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन करता है तो उसको रोका जाए, उसकी हेल्थ के बारे में जो है वो ध्यान रखा जाए, ताकि अपने देश की जो यंग जनरेशन है उनकी जो एक तबीयत है, हेल्थ है, उसको सुधारा जा सके। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि इंजूरियस है हेल्थ के लिए, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो कोई भी एक तरीके से नशीली दवाई है, कोई मेडिसिनल एक तरीके से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज़ की जाती है पर यहाँ पे भी हेल्थ को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। भांग भी अगर लिमिटेड वे में यूज़ की जाए तो वो एक मेडिसिन का काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सुनते हुए घरों में, अगर किसी को खांसी हो रखी है, अच्छी खांसी, तो वो नहीं कहते कि एक शराब का ढक्कन ले लेना एक, कि हाँ खांसी ठीक हो जाएगी, शायद इसी के लिए बोलते हैं ना। पर लेकिन ये इंसान क्या करते हैं, उसको अलग लेवल पर लेकर चले जाते हैं। तो आज की डेट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक लत लग जाती है इंसान को और फिर वो छूटती नहीं है। तो केरला के द्वारा यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टेप उठाया गया है। वो ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तो स्पोर्ट क्लब बना रहे हैं यहाँ पर आसपास वाले एरिया में, ताकि जो बच्चे हैं उनको इंगेज किया जा सके, हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो केरला इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, क्योंकि केरला के ऊपर काफ़ी सारे आरोप है पहले से ही कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नशीला पदार्थ जो है इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, लत किसी भी चीज़ की खतरनाक होती है, वो इस चीज़ की नहीं ओनली कि आप लोग नशीला पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ की लत खराब होती है। लत एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बगैर आप लोग जी न सको, आप लोगों की बॉडी के अंदर एंजाइटी होने लगे। मोबाइल का इस्तेमाल भी एक किसी पर्टिकुलर शराब, दारू, सिगरेट, इनकी लत से कम नहीं है। आप लोग कुछ घंटों के लिए मोबाइल को दूर करके देखो, अंदर शरीर के बेचैनी ना हो जाए तो मुझे बता देना आकर। इतनी खतरनाक चीज़ आज की डेट में आप लोगों की देखने को मिल रही है। इसीलिए कोशिश करो कि इन चीज़ों से कैसे डिस्टेंस बनाना है, ये बातें माइंड में रखना स्टार्ट कर दो, वरना ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करने वाली है आप लोगों के लिए। अभी स्टेटस के बारे में बात करूं कि क्या खतरा है इसका, अगर उसको आप लोग देखोगे, अभी सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर, वह जो हमारा यूथ है ना, ये वही यूथ है जो आगे चलकर जिसके कंधों पर देश की बागडोर होगी। सोचो, आप में से कोई चनकर आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई देश का चीफ मिनिस्टर बन रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, आप में से तो आएंगे निकल कर। अगर इस जनरेशन को नहीं संभाला गया तो इनडायरेक्ट वे में बोले तो देश नहीं संभाल पाएंगे हम, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आज की डेट में कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इतने लार्ज स्केल पर जो ओपीएम वगैरह होती है, सारी चीज़ें, ये इतने लार्ज स्केल पर, या फिर जो भी नशीले पदार्थ हैं, भांग, धतूरा, ये बहुत ही लार्ज स्केल पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये दो ऐसे एरिया हैं जो कि आज की डेट में बहुत ही लार्ज स्केल पर दुनिया के सामने थाली में लाकर परोस देते हैं। खासकर हमारी तो एक तरीके से ना लोकेशन ही बेचारी ऐसी जगह है कि हमारे तो दोनों सर पर एक साइड में कुआं और एक साइड में खाई वाली कंडीशन है। यानी कि आप लोगों से पूछे गोल्डन क्रिसेंट तो इसके अंदर कौन कौन आता है, तो इसके अंदर 3 देश आते हैं, एक है ईरान, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है पाकिस्तान।
दुनिया भर की अफीम की खेती यहाँ पर होती है और ये अफीम जो है फिर यहाँ पर पूरे एरिया में सप्लाई होती है, तो इधर उधर भी अफीम जो है आसानी से पहुँच जाती है बिना किसी टेंशन के, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, कहने के लिए ट्रायंगल है पर देश है इसके अंदर 4, एक है बर्मा, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है लाओस और चौथा है वियतनाम। अक्सर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, बागी मूवी देखी है, बागी में टाइगर श्रॉफ वाला जो केस है वो इसी रीजन के अंदर है, जब वो उसको उठाकर ले जाता है वहाँ पर दूसरे देश के अंदर में, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल दिखाई गई हैं कि हाँ इन चीज़ों की सप्लाई होती है, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन, ये इस तरीके के ये नशीले पदार्थ, ये बड़ा ही कॉमन एरिया माना जाता है इन सब एरिया के अंदर में, और यंग जनरेशन के लिए ये एक तरीका अट्रैक्शन का काम करता है। खासकर अगर बात करें, ये ऐसी चीज़ हैं जो कि डोपामाइन रिलीज करती हैं, वो हर एक चीज़ जो आप लोग की बॉडी में डोपामाइन रिलीज कर रही है वो आप लोगों को एक लत का शिकार बना सकती है। इसीलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि आज की डेट में अगर किसी को पोर्न देखने का एडिक्शन लग चुका है तो इसको छोड़ने का भी तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक सीधी सीधी बात बताता हूँ, हमारे माइंड में अगर कोई भी थॉट आता है, वो थॉट यानी कि जो विचार है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर उस टाइम ड्यूरेशन में आप लोग अपने माइंड को थोड़ा सा टैकल कर पाए तो आप लोग अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है सीख जाएंगे। मतलब क्या है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आप लोगों का माइंड कर रहा है कि यार नहीं पढ़ना है, आज मन नहीं कर रहा है। माइंड को ये मत बोलो कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उसको बोलो ठीक है तेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, चल ऐसा कर ले, किताब देख तो ले, किताब पे धूल तो नहीं जमी है, किताब उठा तो ले। एक बार किताब उठा ली, उठाने के बाद में टेबल पर रख ली किताब, चल एक बार देख तो ले किताब, टेबल पर रखने के बाद में चल एक पेज खोल ले, स्टार्टिंग की बस एक लाइन पढ़नी है, ठीक है, एक लाइन पढ़ो। इसी के साथ में चलो यार एक लाइन और पढ़ लेते हैं। आप लोग देखना 4-5 मिनट के अंदर में आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सेम काम मैंने एक्सरसाइज के लिए किया। एक्सरसाइज करने में काफ़ी स्टार्टिंग में ना कि हाँ चलना एक्सरसाइज करनी है, तो कई बार छोड़ो यार आज रहने देते हैं, सबका मन है, सबको बोलता है, बड़ा हरामी होता है भाई साहब मन। सबसे पहले आप लोगों को लुभावनवाद देगा, अरे आज ना वो काम भी बचा है, चल वो काम निपटा ले, अरे कल तो की थी एक्सरसाइज आज रहने देना, अरे डेली थोड़ी ना किया करते हैं यार, कई बार हमने सुना है कि एक आध दिन गैप भी कर दिया करते हैं, रेस्ट मिल जाता है शरीर को। ऐसी ऐसी फालतू की बातें आप लोगों को बताता हुआ नजर आएगा ये दिमाग, तो इसको आप लोगों को टैकल करना सीखना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो सबसे पहले सोने से पहले शाम को ही अपने जूते, अपना ट्रैक सूट, अपना लोअर जो मुझे एक्सरसाइज करने के लिए जाना है वो सेट करके रख दूंगा ताकि मॉर्निंग में मुझे ढूंढना ना पड़े। दूसरा, एक बार कि हाँ चल ऐसा नहीं, आज ना रनिंग नहीं करना है, ठीक है, बहुत दिनों से रनिंग कर रहे हैं, आज ना चल घूम के आता हूँ, वैसे ही थोड़ा सा ऐसे ना हल्का फुल्का सा ऐसे ही घूम के आ जाएंगे, बाहर टहल के आ जाएंगे। अब जैसे ही बाहर निकला उसके बाद में ऐसी कोई धरती पर कोई ताकत ही नहीं है फिर रनिंग करने से रोक दे। ये पैटर्न है आप लोगों का। सेम इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। आपको पोर्न का एडिक्शन है, रोको मत, ठीक है, पोर्न देखना है, ठीक है, लैपटॉप उठा के बैठ जाओ, ठीक है, पर लेकिन 2 मिनट रोको, गहरी गहरी सांसें लो कि हाँ अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, रोके रखो अपने आप को। उसके बाद में क्या करो, उसको ऑन करो, जो भी लैपटॉप वगैरह है आप लोगों का, उसको मोबाइल को ऑन करो कि ठीक है, अच्छा, जहां पर भी आप लोग जाकर सर्च वर्च करते हो उनको, वहां पर जाकर जो भी वेबसाइट होगी ना माइंड में फीड, वो एक वेबसाइट है, उसको वेबसाइट को वहां पर फीड कर दो। फिर फीड करने के बाद में उसको वेबसाइट को डिलीट कर दो, फिर से फीड करो, फिर से डिलीट कर दो, 2-3 बार ऐसा करो। मतलब रोको मत कि हाँ देखना है, पर रुक के देखना है। पेशेंस आ जाएगा आप लोग के अंदर में और ये आराम आराम से आदत छोड़ दोगे। इस एक्सपेरिमेंट को कर 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 ये माना गया है कि लगभग यहाँ पर 60 से 70% लोग जो हैं वो इस लत को कंट्रोल कर पाए हैं। सीखना पड़ेगा। सिगरेट पीने का मन कर रहा है, क्या करना है, ठीक है, डब्बी उठाकर लेकर आगे डब्बी उठाकर टेबल पर रख दी। टेबल पर रखने के बाद में उसमें से 2 मिनट रुको, उसके बाद में सिगरेट निकालते हैं, ठीक है, सिगरेट निकाल ली। सिगरेट निकालने के बाद में सिगरेट डब्बी के साइड में टेबल पर रख दी। उसके बाद में लाइटर उठाया, ठीक है, लाइटर भी उठाकर टेबल पर रख दिया। इनके बीच में आप लोग लगभग 1-1 या 1.5 मिनट का डिफरेंस रखना। पहले सिगरेट रख दी, 2 मिनट रुको, उसके बाद में फिर आपने लाइटर रख दिया, उसके बाद में फिर 2 मिनट रुको, उसके बाद में सिगरेट को मुंह में लगाया, फिर 2 मिनट रुको, उसके बाद में लाइटर को जलाया नहीं, लाइटर को रखा, फिर सिगरेट को निकाल के डब्बी पे रख दिया। 2-3 बार करो, आपका माइंड के अंदर में पेशेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। पर ये जितनी आसानी बोल रहा हूँ ना ये उतनी आसान चीज़ें होती नहीं है मेरे दोस्त। जितना पोर्न के बारे में बोला, ये सारी चीज़ें, ये मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं हज़ारों, और वो एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे ना आप लोग उठाकर, बड़े बड़े ऑथर्स की, उसके अंदर ये सोल्यूशन बताते हैं ऐसे आप लोगों को, जो मैंने एक झटके में 1 मिनट में ये सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को। ये ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करने वाले रूल हैं
जब आप लोगों को लगता है ना कि हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, सीधा सीधा तरीका है, अपना पूरा एक एक मिनट जो है उसको काउंट करना स्टार्ट कर दो। A4 साइज की सीट आती है, 24 घंटे उसके ऊपर लिखे होते हैं, एक एक घंटे को भरना स्टार्ट कर दो। शर्म आने लगेगी अपने ऊपर, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको देख देख कर। और ना एक हफ्ते के अंदर में इंप्रूवमेंट हुआ तो मुझे बता देना आकर यार। सॉल्यूशन ना आप लोगों को 1000 बता दूंगा मेरे दोस्त, पर सुनने के बाद में कोई एक तो इंप्लीमेंट करो। अगर आज भी सुनने के बाद में सारी चीज़ें ऐसी ही छोड़ दी तो आज के लेक्चर में और दिन के लेक्चर में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। कल का आया था चला गया, सर का काम है बड़बड़ करके और चले जाना। तो ये लत जो लग रही है ना, इसी के ऊपर काम किया है केरला ने, और वो यहाँ पर इसी के चलते उन्होंने एक माइंड को डाइवर्ट करने वाली बात कर दी है। हमारे दिमाग में ये माना जाता है कि हर दिन 60,000 के करीब विचार आते हैं। अब उन विचारों को आप लोग रोक नहीं सकते, पर हाँ उन विचारों को रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे विचार से। ये काफी बड़ी बात है, यही ट्रिक है और यही खेल जाना है आप लोगों को। जो विचार आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं यहाँ पर, उस विचार को बस कन्वर्ट करना है दूसरे विचार में। और जिस दिन यहाँ पर खेलना सीख गए उस दिन आप लोग अपने मन को अपने हिसाब से चलाते हुए नजर आओगे। वरना इंडिया जो है वर्ल्ड में सिंगल लार्जेस्ट ऐसी जो ऑपरेट करने वाली मार्केट है, जहां पर आज की डेट में बहुत ही ज्यादा लोग जो हैं वनरेबल हैं और सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। यहां पर ये खुद ऑलरेडी वर्ल्ड जो ड्रग रिपोर्ट है उसके द्वारा बताया कि इंडिया दुनिया में चौथे नंबर की सबसे ज्यादा ओपीएम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। सीज की गई यहां पर थर्ड हाईएस्ट अमाउंट मोर्फिन यहां पर लगभग 0.7 टन, लिए 5.2 टन, तो इतनी तो सीज कर ली गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कितनी लड़कियों के हमारे देश में रेप होते हैं आप लोगों को पता है। कुछ माइन्यूट सी संख्या जो है वो हमारे सामने निकल कर आती है। बहुत से ऐसे केस होते हैं जो नीचे ही नीचे दब जाते हैं, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। सेम कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन आप लोगों के सामने है। तो ये आप लोग देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक जघन्य एक ऐसा अपराध है जिसमें हमारा देश जो है वो काफी गुम है और एक तरीके से घिरा हुआ है। पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए काम कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ये अप्रिशिएट करने लायक मूव है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। हमारे देश में कहां कहां से आती है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। हमारे देश में कहां से आई, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से हमारे देश में आया माल मसाला। और हमारे देश में दिल्ली, और दिल्ली से फिर दूसरे पार्ट में सप्लाई आप लोगों को होता हुआ ये नजर आएगा। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई से आप लोगों को यहां पर श्रीलंका तक जाता हुआ नजर आएगा। कोई यहां पर कुवैत और कई यहां पर यूएसए और कनाडा तक इसको पहुंचाते हैं फिर यहां से। तो ये वो एरिया है जो कि इसीलिए हमारी कंट्री देखोगे कई बार रडार पे लगी हुई नजर आती है कि इंडिया से अगर कोई माल पानी जा रहा है उसकी ज़्यादातर अच्छे तरीके से जांच की जाती है यूरोपियन कंट्री के अंदर में और खासकर यूएसए के अंदर में। यूएसए के अंदर में तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे इंडियंस, चाहे कितना भी बड़ा कोई तुर्रम खान क्यों ना, कोई एक्टर हो, कोई भी हो, उनको नंगा खड़ा करके रख देते हैं काफ़ी लंबे समय तक। इतनी तकड़ी सिक्योरिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। पर हमारे देश में अगर आप लोग एयरपोर्ट पर जाओगे तो इतनी ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये अभी आप लोग देख सकते हैं। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर जितनी लो सिक्योरिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा इन प्रोडक्ट का जो व्यापार है वो इधर उधर होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। अगर कल को चलकर कोई यहाँ पर ड्रग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देता है, अपना दारू पीना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके की हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, सबसे पहले तो वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। उसका हेल्थ जो है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उस इंसान को कोई और बीमारी है, वो ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दे तो ये समझना कि उसने अपनी कब्र खोदनी स्टार्ट कर दी है। जल्दी ही वो इंसान जो है वो चिता पर लेटने वाला है। इसी के साथ में वो तो चिता पर लेटेगा, परिवार में अकेला कमाने वाला आदमी है, उसका परिवार उसके साथ में चिता पर लेटने वाला है, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला है। कोई और बीमारी लग गई तो कई सारी ऐसी बीमारी होती है कि इस इंसान के साथ में इसके परिवार को भी लगती हुई नजर आएगी। सोसाइटी में आप लोग देखते हैं जो इंसान शराब पीने वाला है, अगर कोई आपका यार दोस्त शराब पीने वाला हो, घर वाले पहले से बोल देते हैं कि इसकी संगत में मत जाना। आज भी मुझे याद है और इस चीज़ पर कई बार मुझे गर्व भी फील होता है। मेरे कई सारे दोस्त जो हैं वो जब मैं गांव में रहा करता था तो कभी लेट हो जाते थे उधर उधर, तो क्या बोलते थे कि हाँ कहाँ पर थे, कि हाँ उसके साथ में थे, तो घर वाले शांत कि यहाँ सही लड़का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से सोसाइटी में आप लोग का एक नाम होता है। ठीक है, तो कई बार ना हरामी बच्चे होते हैं, किसी के साथ में लड़के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को अंदर से निकल कर आती है। खासकर उस टाइम पर ये आप लोग ये फैमिली से भी निकल कर आती है, परिवार से। जैसा परिवार में माहौल होता है, मेरे ताऊ जी जो थे, मेरे दादाजी और जो पापा जी हैं, वो थोड़े सख्त मिजाज के आदमी हैं। ठीक है, फालतू की नोटंकी, इधर उधर उल्टी सीधी हरकतें उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लतड़ा देते हैं मतलब। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से ठुकाई हो आदमी की। ठीक है, तो मेरे ऊपर भी हाथ फेरा गया कई बार स्टार्टिंग में, बचपन में होती है गलतियाँ सबसे। तो इंसान का जो परिवार है ना, परिवार के अंदर कम से कम जो मुखिया है उसका कम से कम थोड़ा सा ओहदा ऐसा होना चाहिए कि दबा के रखे चीज़ों को, क्योंकि वो एक ऐसी नींव होती है, अगर वो ढीला पड़ जाता है। सोचो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं आज की डेट में, ठीक है,
पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मनमोहन सिंह जी अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, पर लेकिन उनके हाथ में वो ऑथोरिटी नहीं थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के हाथ में ऑथोरिटी है। सेम ऑथोरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले जैसे इंदिरा गांधी जी के हाथ में ऑथोरिटी आई थी। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनके हाथ में ऑथोरिटी रहती है, देश पैटर्न में चलता हुआ आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझिए, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना जरूरी है। अब ये मत बोलना कि सर बीजेपी की अप्रिशिएट कर रहे हैं, कांग्रेस को ये कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर लगता है कि आजकल ना आप हाँ आम आम आदमी पार्टी से पैसे ले लिया, उसकी बड़ी बड़ाई करते हो। मैंने कहा कहाँ बड़ाई कर दी यार मैंने आम आदमी पार्टी की। अभी बीजेपी की बड़ाई करते हो तो कह रहे हैं कि सर कांग्रेस के बारे में बोला रहा है। मैं किसी के बारे में थोड़ी ना बोल रहा, तो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, उनको देखो कैसा काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, उनको देखो कैसा काम करते हैं। मोदी साहब को आप लोग देख ही रहे हैं कैसा काम कर रहे हैं। मोदी साहब थोड़ा ना हर जगह दूध के दूल्हे हैं, सारी जगह सारा काम अच्छा कर रहे हैं। तो हर एक इंसान के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। मैं एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँ, ना कि देश के लीडर के बारे में। ठीक है, वो तो आप लोग अपने आप डिसाइड कर लो यार, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। ठीक है, आप जिसको वोट दोगे वही बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात की जा रही है। जैसे घर में मुखिया कौन होता है? अक्सर पापा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पापा से पहले अगर दादा ठीक ठाक पोजीशन में तो दादा देखने को मिलेंगे। तो वो जो पोजीशन होती है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो घर में एक कंट्रोल बना रहता है और सारी चीजें पैटर्न में चलती है। अगर वही ढीले ढाले हो गए तो फिर घर बिखरता हुआ नजर आएगा। और अक्सर माना जाता है कि जिस घर में 2 या 3 मुखिया हो गए उस घर की चलती नहीं है, उस घर में टंडे बजते हुए नजर आते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। सोशल तो हो ही गया, साथ ही साथ में मान लीजिए मैं सुबह सुबह 2 पैक लगा के आ जाऊँ, मैं यहाँ पर पढ़ा लूंगा आप लोगों को, पता नहीं क्या क्या सुनाऊंगा आकर। तो जो भी काम मैं करूंगा वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा एक तरीके से, तो वो आप लोगों के काम पर भी इंपैक्ट डालेगा। अगर इंसान जो है वो ड्रग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, और इसमें तो भाई साहब वांदे लग जाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन अपनी तो खराब होती होती है, परिवार की भी खराब होती है। और पुराने टाइम पर तो इनके ऊपर मूवीज बन चुकी है दुनिया भर की, अभी भी मूवी बन जाएंगे। और मूवी तो छोड़ो, मेरे पास में सर्च करूंगा ना आज की डेट में भी, तो मैं ना होने में भी आप लोगों को 100 से 150 मेल ऐसे दिखा दूंगा आज की डेट में भी, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज, जहां पर बच्चे जो है खुद लिख रहे हैं कि फादर जो हैं शराब पीते हैं, आकर घर पे बेसिकली लड़ाई करते हैं, और उसकी वजह से सर पढ़ाई नहीं हो पाती है, बहुत बुरी कंडीशन है, आसपास में लाइब्रेरी नहीं है, क्या करें। तो सोचो आप लोग, अपना भविष्य बर्बाद कर दिया, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बर्बाद कर दी, और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझिए, ये होता है कंडीशन खराब करने का मामला। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन खराब करते हैं। और लीगल, भाई साहब दारू पिएगा, किसी को ठोकेगा, खुद भी ठुकेगा, किसी को मारेगा, खुद भी मरेगा, और किसी के ऊपर गोली चलाएगा तो कुछ ना कुछ होगा, तो केस भी चलने स्टार्ट हो गए। तो इन डायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये ऐसे 6 पॉइंट हैं, ये अगर आप लोग याद रखो तो जिंदगी में कभी भी इंसान जो है वो दारू शराब पीने का नाम भी न ले। और ये पॉइंट क्यों बताएं आप लोगों को? ये पॉइंट इसलिए बताएं कि कल को कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रग इन द सोसाइटी लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा ना, 7 पॉइंट चिपका देना, एग्जामिनर फुल मार्क्स ना दे तो मुझे बता देना। ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को लिखने होते हैं जिसमें लगे कि हाँ पता है बच्चे को कि रियलिटी में क्रक्स पकड़ रहा है भाई साहब टॉपिक का। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। केरला ने ही क्यों यहां पर इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया? केरला हमारे देश में टॉप पर बैठा हुआ है, ये आप लोग याद रखिए इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, इसलिए केरला गवर्नमेंट को एफर्ट डालना बनता भी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट दूसरे नंबर पर है, तमिलनाडु तीसरे पर है, त्रिपुरा चौथे पर है, मिजोरम पांचवें पर है, मध्य प्रदेश छठे पर है। और देश का एवरेज निकालेंगे तो आप लोगों को यहाँ भी ये देखने को मिलेगा देश का। उसके बाद में फिर आप लोगों को दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है, जिसकी वजह से यानी कि ड्रग एडिक्शन, अब्यूज रिलेटेड टू सुसाइड, इसकी वजह से कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं उसका डेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। तो इंसान जो है फ्रस्ट्रेशन में आएगा, जिंदगी खराब करेगा, और फिर क्या करेगा? सुसाइड कर लेते हैं। वही एक सॉल्यूशन बच गया है। सुसाइड हमेशा आप लोगों को इंसान वो करता हुआ नजर आएगा जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। और हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है, इसलिए कहता हूँ वही 3 डेट वाली बात, अपने पॉकेट में मम्मी पापा का फोटो रखा करो। आप लोगों को कम से कम ये रहेगा कि अपने लिए नहीं तो कम से कम इनके लिए जीना है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की पाई पाई जोड़कर यहाँ पर आप लोगों को लाकर बैठा दिया है। तो कम से कम उनके लिए ही कुछ कर लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यार सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार ने दुनिया भर के प्रोग्राम स्कीम चला रखी है, आप लोग खुद देख सकते हैं इनिशिएटिव क्या क्या है यहाँ पर इसके साथ में कोऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बना रखा है, इसी के साथ में जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से तो SIMS, तो यहाँ पर ये इसके लिए पूरा पोर्टल है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ई पोर्टल, जिसमें इसके साथ में मिलकर नार्कोटिक जो कंट्रोल ब्यूरो थे ना, NCB कितने ज्यादा न्यूज में थी शाहरुख खान के बेटे को जब पकड़ा गया था, वो वाली बात। नेशनल ड्रग एब्यूज सर्वे किया जाता है देश के अंदर में कि कहां कहां पर क्या क्या कंडीशन है। प्रोजेक्ट सनराइज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने चलाया 2016 में इस चीज को टैकल करने के लिए। HIV
ये सारी ना चीज़ें एक दूसरे के साथ में आप लोग कनेक्टेड भी नजर आएंगी। एक इंसान जो है वो नशे का शिकार करता है, उसको हो सकता है जल्दी HIV वगैरह, कोई एड्स वगैरह जैसी बीमारी लगे। क्यों? क्योंकि किसी के साथ में भी जाकर अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन बनाएगा और जरा सी देर में वही बात होती है, उन्हें कहते हैं कि एल लल्ले की बार इतने में रल गई, ऐसा बोला जाता है। यानी कि एक तरीके से जो कराया था काम था वो सारा चौपट कर दिया, वो वाली बातें देखने को मिलेगी। NDPS ये एक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है जो इसी काम के ऊपर काम करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी है। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये एक्ट उस टाइम पर न्यूज़ में आया था शाहरुख खान के बेटे के टाइम पर। इसी को कहते हैं नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये उसी टाइम का एक्ट है। यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैंने आर्टिकल 47 उस टाइम पर भी आप लोगों से डिस्कस करके बताया था कि यही है आर्टिकल जो यहाँ पर चीज़ों को सुधारने की बात कर रहा है, ना कि अरेस्ट करने की। अगर कोई इंसान इन सब कंडीशन में फंस गया है तो भाई साहब वो गुनहगार नहीं है, वो पेशेंट है, वो मरीज बन चुका है, उसको डॉक्टर की जरूरत है, ना कि उसको जेल में डालने की जरूरत है। ये बात यहां पर बोली गई और इसीलिए यहां पर बच्चों को सुधार गृह में भेजने की बात की गई। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके ऊपर कन्वेंशन पे कन्वेंशन बनाकर फेंक रखा है धड़ल्ले से। क्यों? क्योंकि ये आज की डेट में हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नशा मुक्त भारत देश में ये इसी के लिए प्रोग्राम चलाया गया, आप लोग समझ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो यूएन कन्वेंशन ऑन नारकोटिक जो ड्रग है 1961 का, यूएन कन्वेंशन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है 1971 का, यूएन कन्वेंशन ये इलिसिट ट्रैफिक एंड नारकोटिक ड्रग एंड जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1988 का, यूएन कन्वेंशन ये यूएन के कन्वेंशन है सारे अगेंस्ट ये यहाँ पर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम अगर हो रहे हैं, ये सब इसी के साथ में कनेक्टेड है। जो शराब दारू वगैरह बेचा खरीदा ये सारा काम किया जाता है। तो सारी की सारी चीजें नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कराने का मतलब क्या था, ताकि कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सको। अभी मैं भी पूछूंगा, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। तो जो चीज़ें सीखी है ना यार, उसको बस पढ़ाई तक ही सीमित मत रखा करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया करो। दिमाग आपका है, शरीर आपका है, पैसा आपका है, परिवार आपका है। आप लोगों को देखना है कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें ढंग से यूटिलाइज करनी है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन 2018 में आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया गया। आप लोग खुद देखिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन को पढ़िए। सीधा सीधा यहाँ पर ये बताया कि हम दो साइड से घिरे हुए हैं। बोलना ना कि अभी मैंने ट्रायंगल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे दोनों साइड के, तो ये चीजें बताई गई हैं। दो साइड से हम लोग घिरे हुए हैं यहाँ पर बीचों बीच में, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं कि ही बस दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो सिक्योरिटी का रीजन भी बनता है। ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसके साथ में जुड़ जाता है। तो काउंटर करने के लिए क्या क्या प्रोविजन हम लोगों ने ले रखे हैं, तो ये प्रोविजन भी आप लोगों को बता दिए कि क्या क्या प्रोविजन ले रखे हैं, प्रॉब्लम क्या क्या निकल कर आ रही है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आ रही है। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, बड़ा ही शानदार सा। ठीक है, तो अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा और मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से आप लोग लिखोगे भी। आइए अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडिया सिग्नेटरी है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन यूएन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग 1961, यूएन कन्वेंशन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971, यूएन कन्वेंशन जो इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ये ऑर्गेनाइज क्राइम। ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर इन सब जो इनिशिएटिव है यहाँ पर इंटरनेशनल, ये इंडिया इनका सबका सिग्नेटरी है, यानी कि हम लोग सब इनका पार्ट है। तो आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने बड़ा ही प्यारा सा है। बात किसके बारे में की जा रही है, एक एक चीजों को समझते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये पूछ लेंगे, SIMS यानी कि सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, किसके द्वारा ये पोर्टल क्रिएट किया गया। तो बोला गया कि ई पोर्टल क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये ऑनलाइन डेटाबेस है, कोई भी ऐसी हरकतें करता है। नेशनल ड्रग्स एब्यूज सर्वे, ये यहाँ पर ड्रग्स का ट्रेंड क्या है उसको देखता है। और प्रोजेक्ट सनराइज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है इसके बारे में। 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये कहने के लिए एक एक स्टेटमेंट है मेरे दोस्त। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन की तरीके से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं इनमें से कुछ, तो ठीक है याद रखिएगा। आंसर क्या है, आंसर बी सही है, 2 और 3। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री नहीं है, ये नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा क्रिएट किया गया सिस्टम है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो पूरा टॉपिक इस तरीके से तैयार करो कि कंफ्यूजन ना हो। अब चाहे तो किसी को पढ़ा देना, इस तरीके से सारी बातें एक एक माइंड में क्लियर कर दी है कि नहीं। कहीं भी कोई डाउट है
आर्टिकल 47 संविधान का जरूर याद रखिएगा। डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आता है, और पार्ट 4 में है डीपीएसपी आप लोगों के लिए, ये याद रखिएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस आर्टिकल में आई है और कौन सा संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई हैं और कौन सी कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया गया था, ये सारा होमवर्क है जो आप लोगों से पूछा है। सवाल क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, सारी चीजें हैं। अब अच्छे से पार्टिसिपेट करो और जहां पर भी डाउट है उसको पूछना और फीडबैक जरूर देना कैसा लगा, ठीक है। तो पूरा टॉपिक इस तरीके से तैयार करना है। दोस्तों हमारी जो कल्चर है ना वो अपनी आप में इतनी बेहतरीन है यार, मतलब उसको अगर डीपली कोई समझने की कोशिश करे ना तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को हमारी कल्चर के अंदर मिल जाएगा। आप लोग खुद देखोगे, अगर अपने जो भी आज के डेट में अगर अपने देश के अंदर आप लोग बात करो, हमारा संविधान बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। हमारे यहाँ पर जो रिलीजन से रिलेटेड बुक है वो सारी आप लोग देखते हैं अपने ही आप में सारी बातें बता देती हैं। हमारी कल्चर हमको किस तरीके से मिलजुल कर रहना है उसके बारे में बातें करती है और हम लोग कहीं ना कहीं वो फॉलो भी करते हैं और दुनिया हमसे सीखती है। इसीलिए हम लोग वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं और इसीलिए G20 के अंदर भी हम लोगों ने इसी को अपना जो एक बेस चुना है, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो यानी कि दुनिया एक ही परिवार है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। अभी जो न्यूज़ है वो कल्चर से रिलेटेड ही यहाँ पर, ये कल्चर के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ये ध्यान रखिएगा। अभी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, सारी बातें बताता हूँ, न्यूज़ में क्या है वो भी समझते हैं। तमिलनाडु की जो पुलिस है उसके द्वारा काफ़ी शानदार एफर्ट डाला गया और तमिलनाडु से लेकर ये लोग जो है कहाँ पहुँच गए, ये फ्रांस में पहुँच गए। फ्रांस में क्या था, फ्रांस में हमारे देश से चोरी की हुई ये जो स्टेचू है उनकी नीलामी हो रही थी, ऑक्शन होने जा रहा था। तो वो ऑक्शन यहाँ पर तमिलनाडु की पुलिस ने रोक दिया है और इसको रोकना सक्सेसफुल ये जो बेसिकली हुआ उसी का अप्रिशिएट यहाँ पर किया जा रहा है। अगर बात करें तो जीएस पेपर 1 में जो आर्ट एंड कल्चर है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा जो एक कारनामा किया गया वास्तव में ही सराहनीय है, अप्रिशिएट करने लायक है। तो ये तो हो गई यहाँ पर न्यूज़। इंपॉर्टेंट क्या है जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो मैं आप लोगों से बात करता हूँ। नटराज जो है वो लॉर्ड ऑफ द डांस, यानी कि एक तरीके से डांस आप लोग करते हुए नजर आएंगे। द हिंदू गॉड जो शिव है, ठीक है, तो शिव की एक फॉर्म यहाँ पर मानी जाती है जो कि डांसिंग फॉर्म में शिव आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पीस है चोला जो स्कल्पचर, यानी कि चोला जो डायनेस्टी थी उसके साथ में इसको कनेक्ट करके यहाँ पर देखा जाता है। क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में इनके जो हाथ हैं उनके जेस्चर से रिलेटेड उनमें क्या क्या मतलब है उससे रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। पहले तो आप लोगों को पता चल गया चोला जो एम्पायर था उसके साथ में आप लोग इनका नाम कनेक्ट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर हाथों के बारे में बात करते हैं। जो राइट साइड का जो हाथ है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर है डमरू। तो डमरू जो है वो क्रिएशन का प्रतीक माना जाता है। क्रिएशन मतलब यानी कि धरती पर जो जीवन है उसका क्रिएट करने वाले आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक रचनात्मक बोलते हैं यहाँ पर, जब डमरू में से जो धुन निकलती है, एक स्वर निकलता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पत्ति का प्रतीक यहाँ पर माना गया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। राइट्स अगर यहाँ पर जाएंगे, ये जो लेफ्ट साइड वाला जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊपरी हाथ, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में अगर बात करें कुछ ऐसी चीज हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रक्शन के तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि विनाश का प्रतीक है। यहाँ पर ये अग्रदूत है एक तरीके से, हाँ, एक पहले से ये बताने वाला कि कुछ भी ऐसी चीजें जो गलत हैं सोसाइटी में उनका डिस्ट्रक्शन करने का प्रतीक यहाँ पर इसको माना गया है, जो कि राइट हैंड आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें अपने आप में ही एक अपने आप में ही कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसमें फ्लेम देखने को मिल रही है राइट हैंड में, यानी कि आग है, और वो आग क्या है, वो गलत चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही है। और जब गलत चीजें डिस्ट्रॉय होंगी तभी तो नई चीजों का क्रिएशन होगा वहां पर। तो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों का प्रतीक आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये सारी बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा और जो क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला ऊपर वाला हैंड जिसको लोअर राइट हैंड आप लोग बोल सकते हैं, ये आभा मुद्रा में है। आभा मुद्रा क्या बताता है, बेसिकली आभा मुद्रा एक तो आशीर्वाद देने के लिए बोला जाता है। नहीं, हाथ ऐसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सीधा हाथ जो खड़ा रहता है, कि हाँ जो भगवान होते हैं उनका सीधा हाथ आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से। तो ये ऐसा रहता है कि आशीर्वाद दे रहा है और इसी के साथ में आश्वस्त करता है भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी आप लोग बोलो, कि वो आप लोगों की आप लोग जो हैं आप लोग डरिए मत, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
नीचे वाला हाथ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आप लोग बेसिकली लेफ्ट हैंड बोल सकते हैं, लोअर लेफ्ट हैंड, इसको निचला बायां हाथ भी आप लोग बोल सकते हैं। ये हाथ जो है ये कहीं ना कहीं जो हमारे जो खासकर अगर बात की जाए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग देखेगा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हैंड है अपने आप में, कि जो उपनिषद है उसकी तरफ को एक हाथ करता हुआ यहाँ पर ये नजर आता है, कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग बोल सकते हो। इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए? इसका मतलब है कि उपनिषद की तरफ को हाथ कर रहा है, हम लोगों को एक रास्ता दिखाया जा रहा है सॉल्यूशन का, मुक्ति का रास्ता हम लोगों को बताया जा रहा है कि इनके अंदर में सब कुछ है, मोक्ष की प्राप्ति करो इनको आप लोग समझने के बाद में, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। शिव इज ए डांसिंग ऑन द फिगर ऑफ स्मॉल ड्राफ्ट, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर इसके ऊपर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, सिंबलाइज है कि ईगो जो यहाँ पर इंडिविजुअल की और जो भी यहाँ पर चीजें हैं उसको एक तरीके से खत्म करने की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक मैन की ईगो, इग्नोरेंस जो भी है वो अगर यहाँ पर शिव की उसमें आप लोग चरणों में आओगे तो कहीं ना कहीं उनको वो खत्म करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनका सांप जो है वो एनर्जी का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है, शिव जी का जो सांप रहता है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनकी जो ये बाल खड़े हुए हैं इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सिंबलाइज है गंगा रिवर। तो हेवन से अर्थ पर जब गंगा रिवर आती है तो वो इन्होंने अपनी जो जटाई थी उसमें उसको समाहित कर लिया था। ये माना गया था कि अगर पृथ्वी पर वो गंगा रिवर डायरेक्ट अगर उतरेगी तो पृथ्वी को बीच में से उखाड़ के रख देगी, इतनी तीव्र धारा थी उसकी। तो ये मानते हैं कि शंकर भगवान ने उसको अपनी जटाओं में समाहित किया था ताकि पृथ्वी पर उसका नुकसान न हो सके और आसानी से फिर गंगा जो है उनकी जटाओं से होती हुई फिर पृथ्वी पर आसानी से उतरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इनकी जो ड्रेस है यहाँ पर जो इनके द्वारा ये ड्रेस पहनी गई है, ये ड्रेस का जो क्लोथ है ये लेपर्ड की एक जो स्किन है उसका बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्लोथिंग जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो चीज़ों को एक तरीके से ना एक साहस का प्रतीक आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि स्किन से बनाया जाता है, एक जो भी यहाँ पर लेपर्ड है उसके निकाल कर। तो ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। क्राउन जो है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा मून दिखाई देता है क्राउन के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉन्स्टेंट एनर्जी का प्रतीक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर स्टैचू के बारे में है। आज के बाद में अगर ये स्टैचू देखो तो इसका कुछ मतलब समझिएगा, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, भूलोगे नहीं कैसे, क्योंकि इसके ऊपर पूरी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी दी गई हैं, किस किस चीज़ का मतलब क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, डिटेल में इसलिए बताई, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो मतलब समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है और अभी ऑक्शन रोका गया है यहाँ पर। तो ये न्यूज़ में भी आ गया है और न्यूज़ में आ गया तो फिर से क्वेश्चन पूछने में यूपीएससी को शर्म नहीं आएगी। तो जिसने करी शर्म उसके फुटे करम। तो यूपीएससी क्यों करेगी शर्म जब उसको मिला है एक तरीके क्वेश्चन पूछने का क्रम, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया और करेक्टली मैच करने की बात यहां पर की जा रही है। ओनली वन पेयर सही है, 2, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबो करेक्ट पूछा गया है। अपर राइट हैंड किसका प्रतीक है, अपर लेफ्ट हैंड किसका है, इसी के साथ में यहां पर लोअर राइट हैंड और लोअर लेफ्ट हैंड किसका प्रतीक है। तो यहां पर इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की गई है ताकि आप लोग कंफ्यूज न हो। तो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर और आंसर डी हो गया। जो बातें सारी की सारी पढ़ाई है वो सारी की सारी यहां पर मेंशन भी है, ठीक है। तो फोकस ऐसा रखो कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने पाए और अपना एग्जाम निकाल कर फिर लाइफ को एंजॉय करो। पर लेकिन इसके साथ में ना आप लोगों को हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और हेल्थ का ध्यान कैसे रखोगे, उसके साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज जोड़नी पड़ेगी। एक्सरसाइज का ध्यान कैसे रखोगे, मॉर्निंग में टाइम से आप लोग उठना पड़ेगा। जितने मॉर्निंग में लेट उठते हो ना आप लोग, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का शेड्यूल जो है वो गड़बड़ाता चला जाता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो रात को, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी एग्जाम देने जाओगे ना आप लोग, खासकर यूपीएससी अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं बैंकिंग वगैरह तो नहीं बोलता हूं क्योंकि उनका तो दोपहर में पेपर हो जाता है, पर इनके पेपर के लिए आप लोग को 9, साढ़े 9 बजे तक अपने सेंटर पर पहुंचकर पेपर आप लोगों के हाथ में मिल जाएगा। तो अगर उस पैटर्न में आप लोग नहीं है तो कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुनकर देखना, उनके प्रीलिम्स इसलिए क्लियर नहीं हुए क्योंकि वो रात्रिचर प्राणी बन चुके, तो काफी लार्ज स्केल पर। तो एक ऐसा पैटर्न रखो ना जिंदगी में जो ताउम्र काम आने लगे। जब जॉब पर जाओगे तभी भी दोपहर को तो जाओगे नहीं, तभी भी मॉर्निंग में जाना पड़ेगा उठ के। अभी भी आज की डेट में आप लोगों को एक स्टूडेंट के तरीके से अगर वो चीजें अभी से ही अपनी जिंदगी में उतार ली तो सोचो एक ऐसी आदत अगर बना लो आज, तो आगे आने वाले टाइम में 60-70 साल तक वो आप लोगों के साथ में रहने वाली है। तो ऐसी आदत वर्थ इट है कि नहीं है, आप लोग खुद मुझे बता दो। आप लोग खुद सोचो इस बारे में, जो मैं बोल रहा हूँ फालतू की बकवास कर रहा हूँ या फिर कुछ काम की बातें बोल रहा हूँ।
तो देखो यार, जिंदगी में इंप्लीमेंट कर कर ये सारी चीज़ें सुधरती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक कल्चर के साथ में, तो सैल्यूट है इंडियन कल्चर को। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें देख भी सकते हैं, ठीक है। एक साफ सा मैप आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। ये मैप क्या है, इसमें अलग अलग देश आप लोगों को दिख रहे हैं। ये एक ऐसा मैप है जो कि पॉलिटिकल मैप बोला जाता है, यानी कि आप लोगों को पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिख रही है। ये अपनी कंट्री की बाउंड्री हो गई, इधर चाइना की बाउंड्री हो गई। हालांकि चाइना की बाउंड्री जो है वो नौटंकी वाली है, क्योंकि वो दूसरों की बाउंड्री में घुसा रहता है, ठीक है। इधर यूएसए की बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप में अगर किसी भी देश का नाम आप लोग रख दोगे उसके ऊपर उंगली, तो किसी भी एक, मैं पूछूं क्वेश्चन आप लोगों से, शायद आप लोग कहीं उंगली रख नहीं पाओगे। अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, पूरी दुनिया में एक ऐसा देश बता दो जो किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, पूर्ण है वो अपने आप में, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। इस दुनिया में कोई एक ऐसा देश, अगर कहीं पॉइंट भी है तो वहां पर पॉइंट जाकर लिख दो, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा कि हाँ ये देश किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आज की डेट में हम लोग एक ऐसे एरा में रह रहे हैं, एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर हर एक देश जो है वो, हर एक इंसान जो है, हर एक देश जो है वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाहे वो एनर्जी के फील्ड में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज के फील्ड में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के फील्ड में हो, चाहे वो इंपोर्ट के फील्ड में हो, किसी न किसी तरीके से वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता हुआ नजर आप लोगों को आ ही जाएगा। इस डिपेंडेंसी के ड्यूरेशन में सोचो, जब यहाँ पर दुनिया में अगर कोई गड़बड़ आ रही है, कोविड-19 पूरी दुनिया में आया तो पूरी दुनिया को उसने नुकसान पहुंचाया और अब तक भी हम लोग उससे उबर नहीं पा रहे। इसी के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ये, और वो है कि आप लोगों को यहाँ पर बात करनी है कि जो स्लो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका कोज ऑफ कंसर्न है हमारे देश के अंदर में। तो ये क्या कोज है उसके बारे में बात करेंगे, और ये हिंदू के द्वारा आर्टिकल कवर किया गया। अगर सिलेबस के साथ में देखोगे तो जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उसके अंदर देखने को मिलेगा, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया 16.7% अक्टूबर में, कंपेयर टू इसी साल। अगर लास्ट ईयर आप लोग देखोगे तो अच्छा था। तो फर्स्ट स्लाइड जो रिपोर्ट की गई थी वो फरवरी 2021 में रिपोर्ट की गई थी, और अभी एक्सपोर्ट जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये चिंता का रीजन क्यों है आप लोग ये समझिए। आज की डेट में हमारे देश में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, और सबके सब बच्चों को जो है लैपटॉप चाहिए, और सबके सब बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन चाहिए, ताकि वो अपने लेक्चर टाइम पर सुन सकें, अपनी क्लास टाइम पर अटेंड कर सकें। आज की डेट में एक बेस बन चुका है। ये सारे के सारे लैपटॉप हम लोग कहाँ से खरीद कर लेकर आ रहे हैं? या तो चाइना का बना हुआ माल है, या फिर आप लोगों को ये यूएसए से आता हुआ नजर आएगा, या फिर किसी न किसी देश से आप लोगों से यहाँ पर यूरोप से आता हुआ माल नजर आएगा। सारी कंपनी देख लो आज के डेट में, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो इन अमीर देशों की देखने को मिलेगी। कहने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई है मेरे दोस्त, पर इन रियलिटी ये जो कंपनी है आज के डेट में, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की पापा हैं। ये बिना आप लोगों को पता लगाए पूरे देश में घुसी बैठी हैं और कंट्रोल किए बैठी हैं सारी चीज़ों को, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। अभी मुद्दा क्या है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ, वो मुद्दा घुमा फिराकर अगर नया बोला जाए, सीधा सीधा ये बोला जाए कि हर एक देश की दूसरे देश के साथ में डिपेंडेंसी है, और हम लोग चाइना से इनसे सब अगर लैपटॉप खरीद कर लेकर आ रहे हैं अपने देश के बच्चों को देने के लिए, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, बाकायदा मैन्युफैक्चर हुआ है वो चाइना के अंदर में, किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, किसी लेबर ने कंपोनेंट लगाए होंगे, किसी दुकानदार ने यहाँ पर बेचा होगा, तब हमारे देश में हम लोगों ने खरीदा है। तो इसका मतलब है कि ये इतने सारे लोगों को जो एक पैसा मिला है, और इससे फिर गवर्नमेंट ने अपना टैक्स भी काटा होगा, वहाँ पर भी चाइना का जीएसटी होगा, उन्होंने अपना टैक्स लिया होगा, तो गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ। सारा पैसा पे कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं हम लोग बेवकूफ़ बैठे हुए अपने देश के अंदर में। क्यों? क्योंकि बना बनाया माल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आज की डेट में। यानी कि अपनी कंट्री के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट न करना, बना बनाया सामान लेकर अपने देश में लेकर आ जाना, और फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग यूटिलाइज करें, और उस प्रोडक्ट से भी कोई हम लोग कमा नहीं रहे हैं। एक तो हो गई बना बनाया लेकर आए, चलो उससे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अब अर्निंग भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? उसको अपने सेल्फ यूज़ के लिए लेकर आए हैं। बाहर से जो प्रोडक्ट है सारा पैसा उनके हाथ में परोस कर, उनकी थाली में परोस कर आए। सोचो यही सारा काम हमारे देश में होता, लैपटॉप हमारे देश में बनता, टैक्स हमारी गवर्नमेंट को जाता, हमारी कंट्री में सारी चीज़ें होती, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कंट्री में किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो इसको कहते हैं कि हमारे देश में हम लोगों ने खुद ये सारी चीज़ें बनाई, और अपने देश के अंदर से हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये होता है एक शानदार एफर्ट।
तो जब किसी देश का एक्सपोर्ट कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब है कि उस कंट्री में इंप्लॉयमेंट कम जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि चीजें बन ही नहीं रही हैं, और बन भी रही हैं तो बाहर कोई खरीद नहीं रहा है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें निकल कर आती है, तो वो कंट्री यहां पर सदमे में आती हुई नजर आती है। इसलिए यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। इंडिया का एक्सपोर्ट ये माना जा रहा है कि 16.7 घट गया है अभी रिसेंटली। ये इसलिए यहाँ पर खतरनाक है क्योंकि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी जो सबसे बड़ा अगर डिक्लाइन देखने को मिला वो है स्टील और दूसरे वाले जो उसके साथ में कनेक्टेड सेक्टर है उसमें देखने को मिला, जो कि बहुत लार्ज स्केल पर जॉब प्रोवाइड कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सेगमेंट जो है उसमें कुछ तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, पर लेकिन कुछ सेगमेंट में चीज़ें घट भी रही हैं। तो एक एनालिसिस है आप लोगों के सामने जिसके बेस पर ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। अब आप लोगों से कोई पूछने लगे कि यार ये घट तो रहा है, ये एक्सपोर्ट घट रहा है, टोटल एक्सपोर्ट घट रहा है, यहाँ पर हमारे देश में सारी चीज़ें हो रही हैं, आखिर ये घट क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? ये काफ़ी खतरनाक चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो समझ में आ रहा है ना पहले, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम किसी से सामान खरीद कर अपने देश में लेकर आ रहे हैं। सामान नहीं, ये गुड्स एंड सर्विस दोनों कैटेगरी में होता है। यानी कि कोई भी सर्विस अगर हम लोग बाहर से ले रहे हैं, सर्विस का मतलब मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, तो ये सर्विस है जो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। डॉक्टर के पास में आप लोग जाते हैं इलाज करवाने, वो सर्विस है। किसी वकील के पास में आप लोग जाते हैं अपना केस लड़वाने के लिए, वो सर्विस है। तो वो सर्विस दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ कहाँ पर डिमांड है, कहाँ कहाँ पर सप्लाई है, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी जो मुद्दा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो मुद्दा है सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात अगर मैं आप लोगों से बात करूं वो बेसिक है, उसमें कोई बोलने वाली बात भी नहीं है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। महंगाई आज की डेट में काफ़ी बड़ा एक लोकल फैक्टर हो चुका है। आज के डेट में सब चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, और जब चीज़ों के प्राइस बढ़ने स्टार्ट होते हैं, मान लीजिए आप लोगों को आज के डेट में ब्रेड बनानी है, ब्रेड बनाने के लिए आप लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए गेहूँ। गेहूं जो है वो महंगा हो गया है, अब जो ब्रेड मार्केट में निकल कर आएगी वो भी महंगा होगी। ये गेहूं जो है ये खेतों में से ये मार्केट में पहुंचाने में इसमें डीजल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, उसकी कीमत बढ़ गई है, तो इस प्रोडक्ट की भी कीमत आप लोगों को बढ़ेगी क्योंकि वसूली यहीं से ही की जाएगी। तो बोला गया कि पिछले कुछ महीनों में अभी 7% तक रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आया। एक तो पॉइंट ये हो गया। मेरे पास में दुनिया भर का पैसा है, मैं दुनिया भर का सामान खरीदूंगा जो जो मेरा मन करेगा, पर मेरे पास में पैसा ही नहीं है तो मैं सामान कहां से खरीदूंगा। तो वीकर जो ग्लोबल डिमांड आप लोगों को होती नजर आएगी, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो डिमांड थी वो भी कम हो गई है, और कोविड-19 से लोग जूझ ही रहे थे। अभी भी यहां पर बहुत सारी कंट्री अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर चल रही है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ऑयल और जो गैस के प्राइस हैं उसकी वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले होता है। यहाँ पर ऑयल और गैस के प्राइस जो हैं उसमें भी काफ़ी डाउन हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोग समझ सकते हैं डाउन हुआ है तो इसका मतलब मार्केट में उनकी खपत नहीं हो रही है, मार्केट में खपत नहीं हो रही है तो इसका मतलब काम ढंग से नहीं हो रहा है, तो वो देखने को मिलेगा। ग्लोबल लेवल पर टेंशन, चौथा सबसे बड़ा रीजन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं आज की डेट में। चाइना और यूएसए आपस में सींग लड़ा रहे हैं, यूक्रेन और रसिया अभी आप लोग को आपस में सींग लड़ाते हुए नजर आ गए यहाँ पर। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है आज की डेट में एक्सपोर्ट के स्लो होने का। कोई एक फैक्टर नहीं है, ये सारे फैक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन्फ्लेशन, वीकर डिमांड और ये अगर फैक्टर हैं तो ये किसी एक देश के ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, ये ऑलरेडी दुनिया भर के जो कंट्री है उनके ऊपर इंपैक्ट डालते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो ये चारों के चारों फैक्टर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा, अगर एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए हमारे देश ने कुछ किया है तो हमारे देश की कई सारी स्कीम है, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज हम लोगों ने छूट दे दी, रिबेट दे दिया सेंट्रल स्टेट टैक्सेस में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो हम लोगों ने तो काम किया है इसमें। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं कि हम लोगों ने इसको बढ़ाने की बात की जा रही है एक्सपोर्ट की, और ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें बोला गया है कि स्लो हो रहा है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये बेसिक चीज़ है यार जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अगर कुछ लिखने के लिए आए तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग यहाँ पर लिख पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में आप लोगों से पूछ लिया गया है, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे कुछ क्रिएट हम लोग कर रहे हैं, अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट
लेबर इंटेंसिव सेक्टर कौन सा होता है, जैसे एग्रीकल्चर, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कपड़ा उद्योग में अगर जाओगे, क्लोथ वाले सेक्टर में लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। सजेस्ट करना है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर रेदर देन कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर, यानी कि एक जगह पैसा अच्छा खासा आ रहा है, एक जगह लेबर को जॉब ज्यादा मिल रही है, तो कौन सा सेक्टर ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, यानी कि कमाई ज़्यादा करनी है, लोगों तक जॉब ज़्यादा पहुंचे, तो सरकार का फोकस ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में रोजगार रहे, ताकि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल चलती रहे। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, ना कि जहां से पैसा लगाए और पैसा कमाने वाली डायरेक्ट बात देखने को मिले। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया 2017 में इस पर्टिकुलर मुद्दे से, तो समझ सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है यूपीएससी की नजरों में भी। यूपीएससी आप लोगों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछती है, जैसे इंपोर्ट कवर के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इंपोर्ट कवर का मतलब क्या है, डायरेक्ट अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछ ले कि किसको बोलेंगे आप लोग इंपोर्ट कवर, तो इसका पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद एक आंसर बताओ, ए बी सी एफ डी आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है ये। तो क्या है आंसर, यहां पर आंसर है इसका डी। इस इंपोर्ट कवर का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट कवर का मतलब कि इट इज द नंबर ऑफ मंथ ऑफ इंपोर्ट दैट कुड बी पेड फॉर बाय ए कंट्री इंटरनल रिजर्व, इंटरनेशनल रिजर्व, यानी कि जो इंटरनेशनल रिजर्व है हमारे पास में, उसमें से उस टाइम का जो मंथ का जो इंपोर्ट हुआ है उसको पे करना। तो यहां पर एक तरीके से इसको इंपोर्ट कवर बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि खुद यूपीएससी ने पूछ ली है यहां पर, ठीक है। तो इनके अपने रिजर्व में से पैसा निकालना, नहीं दिक्कत आ गई है, चलो रिजर्व में से पैसा निकाल लो भाई साहब, वरना प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रिजर्व में से पैसे निकालने की बात की गई। एक क्वेश्चन नहीं, 2019 में भी यहां पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, रुपये की वैल्यू जो गिर रही थी उसको कैसे रोका जाए। तो इसमें से कौन सा तरीका नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है, ये पूछा गया, ठीक है। तो कर्व करना इंपोर्ट फॉर नॉन इसेंशियल जो गुड्स हैं, अगर जरूरी सामान नहीं है तो उनका इंपोर्ट जो है उसको रोक देना, ये आप लोग बोल सकते हैं। एनक्रेज करना इंडियन बोरोवर, इंडियन रुपी डिनोमिनेशन मसाला बॉन्ड, ये भी एक इंपैक्ट डालेगा यहाँ पर। ये बोला जा रहा है जो लास्ट वाला है यहाँ पर डी, बोला गया फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ऑलरेडी तुम्हारा पैसा जो है वो नीचे गिर रहा है और तुम मार्केट में और पैसा ला दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, पैसे की वैल्यू और ज्यादा गिरेगी। सीधे सीधी भाषा में समझाता हूँ, मार्केट में टमाटर जो है एक ठेली पर रखे हुए हैं, ठीक है, फिर 2 पर आ गए, फिर 3 पर आ गए, फिर 4 पर आ गए, क्या होगा, मार्केट में टमाटर का प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर और 5-10 ठेली आकर खड़ी हो जाए तो धड़ाम से प्राइस जो है वो नीचे गिरता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस टाइम पर एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब है कि मार्केट में और पैसा लेकर आना, ऑलरेडी पैसे की वैल्यू गिरी हुई है तो और वैल्यू गिरती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो ये मेजर नहीं है, ये अपोजिट हो गया, बर्बादी का रीजन हो गया है, तो ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी है कि ये आंसर सही नहीं है। तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, 2 स्टेटमेंट है, सही आंसर आप लोगों को बताना है। रिमिशन ऑफ द ड्यूटी ऑन टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट है यहां पर इन जनवरी 2021, रिप्लेसमेंट ऑफ द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया विच वॉज नोट, जो यहाँ पर एक तरीके से कंप्लाइंट विद द रूल ऑफ WTO, रिबेट करना है यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर सेंट्रल और टैक्सेस जो थे, स्टेट टैक्सेस, उसके बारे में बात किया 2019 में, ओनली फॉर द जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो गारमेंट्स, और इसी के साथ में जो भी यहाँ पर चीज़ें बनाई जा रही है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। आंसर जो है वो आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आप लोगों को नजर आएगी। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखा है, जिसमें यहाँ पर टोटल बातें की जा रही है कि कैसे कैसे पूरा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला। तो ये सारे स्टेप हैं जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को मेंटेन रखने का भी काम करते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के प्रैक्टिस के, ये तीनों क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हो गया, और टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी सारी बातें मैंने बता दी। अब अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। तो बताना कोई डाउट होगा, उसको लेकर साथ में नहीं जाना है, उसको यहीं पर ही दफना के उसका पोस्टमार्टम करके तब जाना है, तो मजा आएगा, ठीक है। डाउट हुआ करे तो उसको पूछ लिया करो, कंफ्यूजन रखना नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों, जब भी इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो एक बात बड़ी ही फेमस बोली जाती है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो हैं वो रोटी और बेटी के रिलेशन है, यानी कि एक तरीके से बहुत ही एक नहीं कहते कि एक काफ़ी एक गाढ़े रिलेशन आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंडियन आर्मी के अंदर भी नेपालीज जो हैं वो आप लोगों को जो सैनिक हैं वो पाए जाते हैं। तो एक ऐसा बॉर्डर है दोनों बेस के कंट्री के बीच में जो कि काफ़ी एक पोरस बॉर्डर है, यानी कि आसानी से एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं।
और इवन इंडिया और नेपाल में कई जगह आप लोगों को हमारे देश में रिलेशन भी देखने को मिलेंगे। जैसे अक्सर मैंने आप लोगों को बताया, मेरा एक फ्रेंड था बेसिकली जिसकी जो दादी जी हैं वो नेपाल की, ठीक है, तो बोला कि मेरी दादी NRI है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछूंगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, मैं आशा करूंगा कि इसका आंसर आप सभी लोग दोगे कि नेपाल के साथ में कौन सा राज्य हमारे देश का सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ठीक है, सिक्किम भी है वैसे। तो 5 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, जैसे नहीं बैंकिंग में 5 ऑप्शन होते हैं, तो 5 ऑप्शन है। तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। पार्टिसिपेट करो, तब तक ये पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को कवर कराता हूँ। ये PIB में काफ़ी डिटेल में कवर किया गया और ये आप लोगों के लिए डिफेंस GS पेपर 3 या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं GS पेपर 2 के अंदर में, क्योंकि ये डिफेंस के साथ साथ में मैं आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। वैसे टॉपिक तो छोटा सा है, एक एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, पर मैं इसको एक कंप्लीट टॉपिक बनाऊंगा ताकि इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में भी कोई आप लोगों से पूछे तो वहाँ पर भी आप लोग मार न खाएं, वहाँ पर भी आप लोग धड़ाके से आंसर देकर आएँ। क्यों? क्योंकि हम लोग SLV फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में क्यों है वो बातें कर लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच में अभी रिसेंटली एक सैन्य अभ्यास है जिसको हम लोग सूर्य किरण के नाम से जानते हैं। तो सूर्य किरण यानी कि सूरज की किरणें जो नेपाल से इंडिया में होती हुई आप लोग बोल सकते हैं आ रही है, तो उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो 16वां एडिशन ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो संस्करण है वो 16वां है। यहाँ पर 2 कंट्री आपस में मिलकर क्यों ऐसे पर्टिकुलर अगर बात करें ऐसे कोई भी एक्सरसाइज करती हैं तो उसके पीछे कुछ मोटिव होता है। कुछ भी बिना किसी मोटिव के नहीं होता है। आप लोग पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि आप लोगों को जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, परिवार का नाम होगा, शादी होगी, जिंदगी आगे बढ़ेगी, दोस्तों के बीच में इज्जत बनेगी, सोसाइटी में लोग जानेंगे कि कुछ कर लिया इस इंसान ने। बहुत सारे पर्पज है पढ़ाई करने के। इसी के चलते यहाँ पर जब बात करूँ एक्सरसाइज की हो रही है तो इंडिया और नेपाल की ज्वाइंट जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है यहाँ पर वो एनुअली इंडिया और नेपाल के बीच में देखने को मिलती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो दोनों कंट्री के बीच में मिलिट्री के जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि दोनों कंट्री के सोल्जर एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छे लेवल पर एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर पाते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उन्हें कहते हैं कि शादी उसी इंसान से करना जिससे विचार मिले, नहीं तो जिंदगी जो है वो बदतर हो जाएगी। सुना है ना आप लोगों ने? तो यहाँ पर विचारों की बात करते हैं और विचार मिले तो जिंदगी बने, वरना तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। प्रोवाइड करने की बात की जा रही है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग देश में डिजास्टर आते हैं। नेपाल में भी अर्थक्वेक आया, कहीं पर सुनामी, कहीं बाढ़, कहीं एक तरीके से दुनिया भर की लैंडस्लाइड हो गई। तो यहाँ पर उस टाइम पर भी एक दूसरे की सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें। सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एंटी टेररिज्म जो है वो एक ऐसा एरिया है कि हमारे देश के लिए तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने कहते हैं कि नाक में नकेल बेसिकली डली रहती है, चाइना और पाकिस्तान 2 कंट्री की साइड से। तो अगर पता चला कल को नेपाल भी इनकी गोद में जाकर बैठ गया और सेम तरीके कंडीशन नेपाल की साइड से हमारे देश के लिए होने लगी, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात हो जाएगी। तो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पर हम लोग मिलकर काम करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो सबके लिए कॉमन भी रहता है। वो क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि जिस इंसान के साथ में आप लोग मिलकर काम करोगे तो दोनों की कमियां, खामियां और पॉजिटिव क्या है वो समझ पाएंगे, तो मिलकर काम कर पाएंगे। एक दूसरे में क्या क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, वो एक दूसरे के साथ में हम लोग शेयर कर पाएंगे। यानी कि एक तरीके से 2 से 1 नहीं कहते, 1 और 1 11, तो 1 और 1 2 नहीं बन रहे, यहाँ पर 1 और 1 11 बन जाएंगे जब यहाँ पर मिलकर दोनों का एक्सपीरियंस काम करेगा। ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी, जंगल में चलकर लड़ाई करनी है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाने हैं, डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, चीजें खिसक गई, तो क्या करना है? तो यूनाइटेड नेशन जो कि दुनिया में एक ऐसी बॉडी है जो कहती है कि भाई साहब मेरे हिसाब से काम करो, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर सबने मिलकर ये प्रोविजन बनाए हैं, तो अभी उनके हिसाब से हम लोग चल लेते हैं। तो ये जरूरी है। नेपाली आर्मी सोल्जर्स जिनका नाम है श्री भवानी बक्स बटालियन एंड इंडियन आर्मी जो सोल्जर जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले फ्रॉम 5GR पार्टिसिपेट किया गया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर में। कईयों के माइंड में तुरंत क्वेश्चन पूछ गया होगा, यार ये 5GR क्या है, इसके बारे में तो बता देते सर। तो यहाँ पर 5th गोरखा राइफल है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, गोरखा राइफल जो फ्रंटियर फोर्स है उसको GRFF के नाम से आप लोग जानते हैं।
तो ये हमारी साइड से यहाँ पर ये पार्टिसिपेट किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को देखने को मिली। और यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, एक्सरसाइज डायरेक्ट पूछी जाती हैं आप लोगों से एनडीए सीडीएस के अंदर में कि बताओ कौन कौन से देश के बीच में ये एक्सरसाइज वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये बेसिक तो कम से कम आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। 15वां जो इसका संस्करण था वो उत्तराखंड पिथौरागढ़ में आप लोगों को देखने को मिला था, ठीक है। तो ये जो अभी संस्करण आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये नेपाल के अंदर में एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है बेसिकली सालजांडी, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा कि नेपाल के अंदर में अब की बार का संस्करण जो है वो हो रहा है ये। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा जहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ दिनों पहले नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देवका, वो इंडिया की विजिट पर आए थे। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर बिहार को नेपाल के साथ में कनेक्ट करने की बात की गई थी। तो बिहार का जयनगर और नेपाल का कुर्था इनको कनेक्ट किया 35 जो किलोमीटर लंबा क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक के साथ में। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये थी, भूटान, सिंगापुर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारा रुपया कार्ड ऑलरेडी यूज कर रहे थे। नेपाल ने बोला हम पीछे नहीं रहेंगे भाई, हमको भी साथ में लेके चलना यार मोदी। तो यहाँ पर दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ में और एग्रीमेंट किए। मोदी जी बोले ठीक है पीछे नहीं छोड़ेंगे बेटा, साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कई सारे एरिया में है, किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं रेलवे सेक्टर के अंदर में, ऑयल के साथ में फील्ड में हमारी कंट्री के साथ में मिलकर काम किया जा सकता है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो नेपाल है 105वां मेंबर बना है यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर कोई आप लोगों से कल को पूछ बैठे नेपाल के बारे में। पर लेकिन हर रोनी कहते सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको दबा दो तो दोनों के बीच में टेंशन हो जाती है। इसमें एक है लिम्पिया धुरिया, एक आप लोगों को काला पानी लिपू लेक, और यहाँ पर लिम्पिया धुरिया वाला एरिया काला पानी और ये लिपू लेक पास, ये ऐसे एरिया हैं जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड यानी कि लड़ाई की रीजन है। नेपाली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी यहाँ पर अर्ज किया गया कि रिजोल्व किया जाए इन इश्यूज को ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। तो यानी कि कल को चलकर देखिए होता क्या है, वैसे तो कोई इनको चीज़ों को याद करता नहीं है, पर लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है ना उस टाइम पर लोगों के चक्षु खुल जाते हैं, उस टाइम पर ये बातें उठाई जाती हैं फिर कहते हैं यार हमारी भी सुन लो, हमको भी वोट चाहिए। तो तब ये बड़े बड़े मुद्दे बन जाते हैं और सामने निकल कर आते हैं। तो इसलिए इनके बारे में बेसिक आप लोगों को रखना है। ये तो कुछ वैसी बातें हो गई जो लेटेस्ट की थी। कुछ बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये स्लाइड अपने ही आप में सोने पे सुहागा है। इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में, पड़ोसी देश है, जी हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी मिली हुई है, हिस्ट्री मिली हुई है, कल्चर मिली हुई है, और इकोनॉमी में तो कोई बात ही कर ही नहीं सकता, ये बहुत अच्छे से मिली हुई है। नेपाल और इंडिया हिंदुज्म और बुद्धिज्म को शेयर करते हैं दोनों के बीच में एक ट्रीटी जो काफ़ी पुरानी है। जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके जस्ट कुछ बाद में 1950 में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई, जो कि आज तक फॉलो की जा रही है। रिवर बहुत सारी ऐसी हैं नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं और पेरेनियल रिवर हैं एवरग्रीन जो कि इंडिया में आकर बहती हैं, ठीक है। इंडिया और नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एफडीआई की फील्ड में अगर बात करें। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं एवरी ईयर यहाँ पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण भी देखने को मिलती है। इंडिया ने साइन की सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, ये इसके ऊपर स्टार लगा लेना। सिस्टर सिटी यानी कि दो कंट्री की कल्चर को मिलाया जाएगा और मिलकर काम करेंगे। तो काठमांडू वाराणसी के साथ में जा रहा है, लुम्बिनी बोध गया के साथ में, और इसी के साथ में जनकपुर अयोध्या के साथ में। तो ये एक तरीके से रिलेशन बनाए गए हैं जिनको सिस्टर सिटी बोला गया है, ये भी इसी का पार्ट है। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आप लोग को। मल्टी पार्टनरशिप जैसे कि BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल में मिलकर काम करते हैं। इसी के साथ में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में दोनों देखने को मिलेंगे। नॉन अलाइंग मूवमेंट में, सार्क में, हर जगह नेपाल हमको सपोर्ट करता है। बस एक मुद्दे पर जहां चाइना की टांग अड़ जाती है वहाँ भाई साहब दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना के पास में पैसा बहुत ज़्यादा है। वो भाई साहब कल को खरीद ले नेपाल को 1 मिनट में और अरे बिल भी ना दे, ठीक है, GST ना लगाए उसके ऊपर तो ये कंडीशन है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ताकतवर पड़ोसी होता है, और कई बार देश फायदा भी उठाते हैं। उनको लगता है चाइना से फ़ायदा निकलवाना है, इंडिया की गोद में आके बैठ जाएंगे, इंडिया से फ़ायदा निकलवाना है, चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगे। तो ये मुद्दे चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, सीधे पूछ लेंगे, बताओ किसके बीच में है सूर्य किरण एक्सरसाइज। तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, आंसर क्या है, बताने की जरूरत है नहीं ना। चलिए बताइए। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रुपया कार्ड ऑलरेडी लॉन्च बाय इंडिया। तो भूटान, बांग्लादेश, सिंगापुर, UAE। सही आंसर क्या है, तो अभी आप लोगों को बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या है। सही आंसर है C, बांग्लादेश का मैंने नाम ही नहीं लिया यहाँ पर अभी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया जो मैच करने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया
कंट्री का नाम, कम्युनिटी का नाम और कंट्री का नाम। जैसे कुर्द कम्युनिटी क्या बांग्लादेश की है, मधेसी कम्युनिटी नेपाल की है, रोहिंग्या कम्युनिटी म्यांमार की है। सही पेयर को मैच करना है। 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो याद रखिएगा, दो तो बिल्कुल सही आप लोगों को यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि 2 और 3। पर कुर्द कम्युनिटी कुर्दिस्तान में है। ये कुर्दिस्तान कहाँ पर है? सीरिया, तुर्की, अर्मीनिया, इराक, ईरान के बीच का जो एरिया है वो कुर्दिस्तान है। और इन सब कंट्री से मिलकर ये अपना कुर्द कम्युनिटी बनाने की बात भी करते हैं। ब्लैक सी के जस्ट नीचे वाले एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूजन आना नहीं है। एक और क्वेश्चन है, वो मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में है। बोला कि इंडिया और नेपाल की ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बाई एनुअल आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि द्विवार्षिक। एम क्या है इसका? एम है कि इनहांस किया जाए काउंटर टेररिज्म डिजास्टर मैनेजमेंट यूएन के हिसाब से। तो ये बाई एनुअल नहीं है, द्विवार्षिक नहीं है, ये एनुअल है, यानी कि वार्षिक है। आंसर क्या है यहाँ पर? करेक्ट बी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एनुअली कंडक्ट कराई जाती है। अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड है क्वेश्चन का आंसर देने में भी, तो इंडिया और नेपाल की टाइज मस्ट बी डोमिनेटेड बाय द अपॉर्चुनिटी ऑफ द फ्यूचर, नोट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पास्ट। पास्ट में जो भी गलतियां, बदतमीजियां, उल्टी सीधी हरकतें हुई हैं उनको साइड में रख के आगे बढ़ना है। तो क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको आप लोगों को। तो जैसा अच्छा लगे उतने शब्दों में आप लोग आंसर लिखकर पोस्ट कर देना, और बाकी तो एक दूसरे से मिलकर उसको रिव्यू कर ही लिया करो, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन पर भाई साहब आंसर राइटिंग ही पहुंचाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, बोलना मत बाद में कि बोला नहीं था, हम तो बोले थे तुम सुने नहीं हो। तो सुनोगे तो अच्छे से काम करोगे, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। और फीडबैक जरूर दे दिया करो, अच्छा लगता है फिर बुरा जैसा भी लगता है बता दिया करो मेरे दोस्त, मुझे नहीं यूट्यूब को, ठीक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द हिंदू के द्वारा काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है यहाँ पर, कि हमारे पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें जो हिमालयन रीजन है, वहाँ पर 3 मेडिसिनल प्लांट हैं। मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं? जिनको दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट जो हैं ये IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर की रेड लिस्ट में इनका नाम आ गया है। थोड़ा सा इसको समझाता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। सबसे पहले तो ये IUCN की लिस्ट है क्या? आखिर IUCN क्या है यहाँ पर? इसका फुल फॉर्म अगर आप लोग समझेंगे इसको है इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक यूनियन है, एक संगठन है जो कि कंजर्व करता है किसको? नेचर को। अब नेचर में क्या क्या हो सकता है? जैसे पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, इनके बारे में बात की जाए, जीव जंतुओं के बारे में बात की जाए, तो फ्लोरा एंड फ्योना उनको कंजर्व करने का ये काम करता है ताकि ये सस्टेनेबल बने रहें। मतलब आज हम लोग इनको इस्तेमाल कर 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 ख़त्म न कर दें, आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाना है। तो एक ऐसा ग्रुप बनाया गया दुनिया भर में इन चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ऐसा ग्रुप यहाँ पर 5 अक्टूबर 1948 में बनाया गया। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ पर? ये ग्लांड में, स्विट्जरलैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको बनाया गया ताकि नेचर को कंजर्व किया जा सके। कोई तो होना चाहिए ना कि नेचर के बारे में सोचने के लिए भी, कोई सोच ही नहीं रहा है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं और नेचर को बर्बाद किए जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर IUCN जो है वो सिस्टम में लाया गया ताकि चीज़ों को कंजर्व किया जा सके। अब बात करेंगे आखिर किस चीज़ को कंजर्व करने की बात की गई, और यहाँ पर 3 जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनके नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। UPSC के लिए तो ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट बन सकता है यहाँ से। एक बात ध्यान रखना, इनके नाम जो हैं वो थोड़े से अटपटे होते हैं, पर लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को 2-3 बार पढ़ कर उनको याद कर लेना चाहिए। जैसे कि IUCN की जो लिस्ट है, रेड लिस्ट में इनको यहाँ पर पहले वाले को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है, यानी कि 3 हिमालयन मेडिसिन जो है, पहले वाले का नाम है यहाँ पर मीजोट्रोपिस पैलिटा। तो मीजोट्रोपिस पैलिटा को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में यहाँ पर रखा गया है। तो यानी कि आप लोग अगर याद रखें तो MPCE क्रिटिकली इंडेंजर्ड मीजोट्रोपिक पैलिसा, तो यहाँ पर पैलिटा, तो इसका आप लोग याद रखिएगा। ये उत्तराखंड वाले रीजन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इसका नाम है यहाँ पर फ्रीटिलोरिया सरोहोसा। तो फ्रीटिलोरिया सरोहोसा, तो आप लोग यहाँ पर FCV के नाम से याद रख लेना, जो कि यहाँ पर कई सारी बीमारियों को, खासकर जो एक तरीके से डिसऑर्डर होता है निमोनिया वगैरह, उनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये है, इसका नाम है यहाँ पर इसका नाम है यहाँ पर
ये लोरीजा, ये हाथागिरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट आप लोग बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो ये पर्टिकुलर खांसी जुकाम बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा मेडिसिनल एक प्लांट है जो कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इन सब में आप लोगों को इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। तो एक तरीके से हमारी जो एक तरीके से जो आयुर्वेदा सिद्धा वाली पद्धति है उसके साथ में भी इसको कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं। इसके पत्तियों को गलाकर जो तेल निकाला जाता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और कई सारी दवाइयों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों प्लांट जो हैं ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बनाते हैं और इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की अलग अलग कैटेगरी, जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसी के साथ में वनरेबल और यहाँ पर इंडेंजर्ड, इसको DHE का नाम आप लोग दे देना, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप लोगों को FCV का दे देना और ये MPEC। तो याद रखने के लिए जो भी आप लोगों को लगे ट्रिक वगैरह आप लोग देख लेना थोड़ा सा, जो भी आप लोग याद रखते हैं, पर लेकिन मैच करने के लिए आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। IUCN के बारे में भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है वो भी हल्की सी आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ओके, कोई डाउट हो तो पूछना। खतरनाक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने ही आप में, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में और यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। दोनों एक दूसरे के साथ में मिल गए तो कुछ मजा करेंगे, तो वो क्या मजा है उसके बारे में बात करूंगा। ये बात की जा रही है SEIAA। क्या मतलब इसका मतलब है स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑथोरिटी, यानी कि राज्य के अंदर में जो वातावरण है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ रहा है उसको असेसमेंट करना, यानी कि उसको चेक करने वाली ऑथोरिटी एक ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पर इसके लिए काम करेगी। इसको बोला गया है SEIAA। तो अभी मुद्दा क्या है वो मुद्दा मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले ये जरूर याद रखिएगा SEIAA क्या फुल फॉर्म अभी आप लोगों को बताइए इसकी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा डायरेक्ट किया गया NGT को, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, कि एक पैनल बना के बताओ कि वो फॉर्मुलेट करे सेफगार्ड गाइडलाइन, ताकि यहाँ पर जो स्टेट की ऑथोरिटी है वो उसको फॉलो कर सके। आप लोगों को एक बात बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ऊपर कानून बनाने वाला UN है। UN के कानून फॉलो कर पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट के कानून फॉलो कर स्टेट कानून बनाते हैं और स्टेट के कानून फॉलो कर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं और डिस्ट्रिक्ट से आप लोग लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनके जो पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल कॉपी करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसका एक जिस्ट निकाला जाता है कि हाँ ये इसका सेंस क्या है और वो जो एसेंस है वो अपने कानून के अंदर डाला जाता है ताकि उसका एक मतलब बना रहे। तो इसीलिए इंटरनेशनल बोल रहे हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो NGT को बोल रही है कि कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑथोरिटी के लिए बनाया जाए। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट अर्लियर क्लियर किए गए हैं या फिर जो भी क्लियर किए जा रहे हैं, एक सर्टेन प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर सर्टेन कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में क्लियरेंस होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोसेस करने की कोशिश की जा रही है ताकि सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में न रहे। जो भी हो रहा है सीधे पापा के पास जा रहे हैं। अरे कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद भी निकालना सीखो बेटा, बड़े हो गए हो, कब तक पापा मम्मी की हाथ पकड़ के चलते रहोगे? उन तक वही चीजें पहुंचने दो जो कि लगे कि हाँ आप लोगों से सोल्व नहीं हो रही है, ठीक है। और खासकर अगर घर से बाहर और आप लोग बीमार हो गए हो तो कोशिश करो कि उस बीमारी का पता उनको न चले, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करो। बीमार हो गए, वो डॉक्टर तो है नहीं, परेशान हो रहेंगे बैठ के वहाँ पर हाँ कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गए और लगे कि संभल नहीं रहा है और दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी तो फिर बता देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसको लेकर बैठ के नहीं बताना नहीं है, भला जिला वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है 15-20 दिनों के लिए और पता ही नहीं है किसी को, कुछ और ही चल रहा है वहाँ पे, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो पता होना चाहिए पर टैकल करनी, कुछ चीज़ें खुद भी सीखनी चाहिए। तो SEIAA ये रेस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोवाइड कराने के लिए। कोई ढांचागत विकास होता है, कोई डेवलपमेंट होता है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होता है, तो ये यहाँ पर अगर चीज़ों को ढंग से देखेगी, ढंग से इंप्लीमेंट करेगी तभी तो सोल्यूशन निकालेगी। तो मेन पर्पज ये है कि जो भी आज की डेट में इन्वायरमेंट लोगों के ऊपर या फिर कोई भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, मैन और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, एक तरीके मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रखकर काम किया जा सके। तो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो किस साल में बनाया गया था? और याद रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट हर एक इंसान को चाहिए। इसके लिए जो पावर निकल के आती है हमारे संविधान के पार्ट 3 में जब आप लोग जाकर झांकोगे ना, उसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद में हम लोग बात करते हैं राइट टू लाइफ के बारे में।
तो राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि अच्छा इन्वायरमेंट भी इंसान को मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 21 से निकाल कर लेकर आ जाता है एनजीटी। दुनिया में सबसे पहला एनजीटी बनाने वाला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा है हमारा देश। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसके आज की डेट में ऑफिसेज कहाँ कहाँ पर है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, और इसके हेड कौन है ये भी आप लोग बताएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है, कंफ्यूज है ना, नहीं है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने कैक्टस के बारे में सुना होगा कि कटीले ये पौधे होते हैं और ये खासकर रेगिस्तान वाले इलाकों में पाए जाते हैं। कैक्टस यानी कि कुछ ऐसा ऐसा आप लोगों ने देखा होगा जिसके ऊपर दांते दांते से रहते हैं, तो मतलब एक तरीके से उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं। पर लेकिन क्या ये भी फायदेमंद है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में बातें कर रही है, तो कुछ तो औकात बढ़ गई है ना लड़के की, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बातें कर रही है लड़के के बारे में। तो उसी को ठीक करने के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह ने यहाँ पर मीटिंग की है। इसका यूज़ और इसको कैसे और अच्छे से लेकर चला जा सकता है उसके बारे में, ठीक है। कैक्टस जो है यहाँ पर एक ये जेरोफाइट्स पौधा है जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में ये मानता है कि जो पौधे होते हैं वो अपनी हरी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। अपना तना ही उनका जो क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता हुआ नजर आता है, और पानी ज़्यादा न उड़ सके इनके शरीर से, इसलिए यहाँ पर ये कांटेनुमा आकृति में अपने जो पत्ते हैं उनको सिकोड़ लेते हैं। और खासकर यहाँ पर इस एरिया में पाए जाते हैं, यहाँ पर शुष्क जो ऐसा एरिया है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और पानी को भी सेव करने का यहाँ पर ये काम करते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को इनकी देखने को मिलेगी। जड़ी बूटियों में कई बार इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पौधे हैं अपने ही आप में, ठीक है, छोटे छोटे जो पौधे हैं, ये खासकर ये कहीं ना कहीं इनका जो एक तना होता है वो इनकी एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन निकल कर आते हैं। तो इस पौधे को क्या तरीके से प्रोटेक्ट करना है और इसको आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर बातें की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है छोटी सी, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ हल्का सा याद रख लीजिएगा। इंटरनेशनल एनर्जी अगर किसी बात को बोले तो उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है, उसकी कोई ना कोई औकात होती है। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया कि हमारा टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर चलने का, पर लेकिन पेंडेमिक अब तक भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, और कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें पीछे हट गई हैं। इसलिए हम लोग एक सप्लाई चेन जो लेकर चल रहे थे वो डिसरप्ट हो गई है और अब उस पैटर्न में नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, आप लोगों ने लग के पढ़ाई करना स्टार्ट किया, फिर आप लोगों ने कुछ दिनों के बाद में 3-4 दिन का गैप मार दिया, उसके बाद में फिर आप लोग ट्राई कर रहे हैं पहले वाले पैटर्न में आने के लिए और आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें हिम्मत लगेगी आप लोगों को, इतनी आसानी से नहीं होगा। ब्रेक करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जोड़ना। किसी धागे को आप लोग एक जगह से तोड़ सकते हो, ठीक है, फिर दूसरी जगह से तोड़ सकते हो, तीसरी जगह से तोड़ सकते हो, पर लेकिन जोड़कर दिखाना एक जगह से, वो नहीं कहते रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ भरे जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोगों से यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हिंदी में आप लोग अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा है जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेती है। हवा चलती रहेगी जब तक धरती है, खत्म नहीं होगी। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? अगर आप लोगों से पूछ ले कोई, तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, की फाइंडिंग जो है रिपोर्ट की, बोला गया है कि 90% जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, ये अगर बात करें ये एक्सपेंशन इन नेक्स्ट जो 5 ईयर में, तो मच ऑफ विल बी इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी अच्छा प्रसार हो रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है वो ग्रो होगी लगभग 2400 गीगावाट, ठीक है, 2400 गीगावाट 2022 से लेकर 27 तक का। एडिशनल 145 गीगावाट की बात की जा रही है डबल रिन्यूएबल एनर्जी करने के लिए। पर लेकिन देखने वाली बात है कितना अच्छे से हम लोग प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक है। ऑन शोर कितना है और ऑफ शोर कितना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑन शोर और ऑफ शोर का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? बताइए चलो वीडियो को पॉज करके। ऑन शोर का मतलब होता है जमीन के ऊपर, ठीक है, और ऑफ शोर का मतलब होता है पानी यानी कि वाटर के ऊपर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। बात की जा रही है नेम ऑफ द 5 हाई कोर्ट जजेस सेंट टू द गवर्नमेंट इन फर्स्ट सेट रिकमेंडेशन बाय द कॉलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब। अब यहाँ से आगे क्या होगा वो आगे पता चलेगा, ठीक है।
तो ये गवर्नमेंट को सेंड कर देते हैं, गवर्नमेंट को फिर इंक्वायरी करनी होती है कि क्या सही है क्या गलत है। और कोलिज्म के ऊपर आप लोगों को पता होगा पूरी सरकार के अलग अलग मंत्री भी यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। इवन अभी 2 दिन पहले न्यूज़ थी कि आरएसएस ने भी यहाँ पर कोलिज्म सिस्टम के ऊपर उंगली उठा दी है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आ गया था। एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पर कमीशन किया जा रहा है 150 से 150 मेगावाट और 90 जो मेगावाट का यहाँ पर सोलर जो फोटोवोल्टिक जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर जैसलमेर राजस्थान के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा 4 प्रोजेक्ट जो हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत में पौंडीचेरी में इनोग्रेट किए गए। स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा जाकर, होमवर्क है बताइएगा इसके बारे में, मुझे भी बताना थोड़ा सा, ठीक है। बर्ड फ्लू जो है वो केरला के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए सारी बीमारियां आज की डेट में आप लोगों को निकलती नजर आएगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें, मास्क वास्क लगाकर चले, पता नहीं कहाँ पर क्या दिक्कत देखने को मिले। केरला असेंबली ने पास किया बिल रिमूव करने के लिए गवर्नर एज ए चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट चल रहा है देश के अंदर में, जहाँ जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही हैं वहाँ पर जो गवर्नर साहब जो हैं उनकी पावर छीनने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटका ने सेटअप किया है पैनल ताकि प्रोवाइड कराया जा सके इंटरनल कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट। तो कर्नाटका गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो देखो रिजर्वेशन और किस डायरेक्शन में जाकर बढ़ता है। इकोनॉमी की न्यूज़ है, डायरेक्ट न्यूज़ है। सबसे पहले तो देश को 60 करोड़ रुपए जो हैं वो टैक्स की फॉर्म में बात की जा रही है, फॉर्म देख तरीके से फॉर्म ऑफ द टैक्स फ्रॉम जो एंटिटी खासकर ट्रांजेक्शन कर रही हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि वर्चुअल फॉर्म में जो डिजिटल एसेट्स बनाई गई है उसमें खासकर इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी में उसमें 60 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स मिला है। तो अच्छी बात है यहाँ पर, ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद भी रखेगा और इसका यूटिलाइजेशन भी आप लोग कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर में जो एम्प्लॉयबिलिटी टैलेंट उसके अंदर बढ़ावती देखने को मिली है और खासकर वुमेन वर्क फोर्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बातें बताई जा रही है किसके द्वारा, ये यहाँ पर वीबॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के द्वारा। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन जो स्कीम है, तो उसकी प्रोस्पेरिटी प्लानर जो कैलकुलेटर रिटायरमेंट इनकम यानी कि किस इनकम में आप लोगों को रिटायरमेंट होना जाना चाहिए उसके बारे में भी ये बताता है। बैंक ने बात की है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो फिलहाल जो है तो बैंक रोट ऑफ द एनपीए एक्सीड जो 10 लाख करोड़ इन लास्ट 5 ईयर, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बताया। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो पैसा जो आप लोगों को परफॉर्म नहीं कर रहा है और पता नहीं वापस भी आएगा नहीं आएगा, कंडीशन खराब हो चुकी है, उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो कंफ्यूज आना नहीं है। वर्ल्ड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपॉइंट किया गया यहाँ पर जेरेमी फरार एज ए चीफ साइंटिस्ट। इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि स्वामी जो यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन जो है उनको रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर ये, इसलिए न्यूज़ में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा दुनिया को बोला कि सुधर जाओ वरना दुनिया सुधर देगी। एक तरीके से माहौल बन रहा है कि एक तरीके से इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा है और बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो आने वाले टाइम पे इकोनॉमी की हालत जो है वो गड़बड़ाती हुई नजर आ सकती है, इसके लिए वॉर्न किया जा रहा है। यूएसए ने अनाउंस किया कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो अच्छे लेवल पर काम कर रहा है आने वाले टाइम में, तो क्लीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस है, फिजन का मतलब होता है FI, तो याद रखिएगा FISSION, इसका मतलब है टूटना, अलग अलग जाकर टूट जाना, ठीक है। तो बड़े का छोटे में कन्वर्ट होना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है दो छोटी छोटी चीज़ों का जुड़ जाना और यहाँ पर एक बड़ा आइटम बना लेना, तो ये फ्यूज़न देखने को मिलेगा। तो फ्यूज़न और फ्यूज़न में डिफरेंस पता होना चाहिए। और यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है कि यूएसए के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, यूएसए ने किया ये काम। यूरोपियन यूनियन एग्री हो गया है गिव देने के लिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर कैंडिडेट स्टेटस टू द, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है बोस्निया यूरोपियन यूनियन का नेक्स्ट कैंडिडेट आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। टोटल कैंडिडेट कितने हैं यूके के बाहर निकलने के बाद में, ये आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। इन्फ्लेशन के ऊपर महामारी रही यहाँ पर, तो कितना है यहाँ पर अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर के महीने में, इसको अगर चेक किया जाए तो ये आप लोगों को बताना है। इंडिया की 2022 की ह्यूरेन ग्लोबल लिस्ट में यहाँ पर पोजीशन कैसी रही, 3, 5, 7 ये फिर 10, ये आप लोगों को बताना है। ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा इनोग्रेट किया गया, जो यहाँ पर इसके जो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर तेलंगाना, कहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। कौन सा इंस्टीट्यूट है वो रिलीज कर रहा है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक फोरम ADB या फिर AIIB। तो सही आंसर क्या है, ABCFD। तो देखता हूँ सही आंसर जो है वो यहाँ पर कौन देता है। इसी के साथ में CSET का भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको अटेम्प्ट करो, पढ़ो, फिर आंसर मिलेगा।
तब तक हम लोग एक रिवर देख लेते हैं। रिवर का जो पर्टिकुलर जो एरिया है वो 484 किलोमीटर है, ठीक है। इसी के साथ में डेलावेयर जो नदी है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर करता भी है तो फिर दिक्कत बन सकती है, इसलिए माइंड में क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये है पूरा टॉपिक, कन्फ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें कहते हैं कि डरना मना है तो कन्फ्यूज आना मना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर है यहाँ पर बी 5.88। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है 5, याद रखिएगा 5th रैंक आप लोगों को देखने को मिल रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा जो कहाँ पर इनोग्रेट किया गया, तो याद रखिएगा गोवा के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर इंस्टीट्यूट के द्वारा इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है उसके बारे में याद रखिएगा, वो काम करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ओके। बाकी जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर सीसैट वाला, उसका आंसर जो है वो सी है, यानी कि 381। तो ये एक अच्छा आंसर है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं आप लोग इसको अटेम्प्ट करने के बाद में खुद भी आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। 5 नए शब्द जो आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, कोई अंग्रेजी बोले आप लोगों के सामने तो वोकैबुलरी पर कमांड करो। शब्दों का पता होगा तो चीज़ें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड कर पाओगे और फिर आगे बोल भी पाओगे और लिख भी पाओगे। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी काम आएगा, तो हर जगह काम आने वाला है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये एक ऐसा शब्द है जो पढ़कर भी आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि तोड़कर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये है यहाँ पर प्रेमिनेशन। प्रेमिनेशन मतलब पूर्व सूचना, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की समथिंग जो है वो होने वाला है, स्पेशली अनप्लीजेंट यानी कि ढंग का ना हो, फोर्सफुल किया जा सके, कुछ भी ऐसा जो कि गलत नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, तो ये एक प्रेमिनेशन शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कुछ गलत होने वाला है उल्टा सीधा। इसका सही शब्द क्या होता है काम, यानी कि चीजों को शांत करना, ओके। गाना सुना है आरंभ है प्रचंड, वो वाला, ठीक है। तो 110 की बात की जा रही है, इसका मतलब है प्रचंड, प्रचंड खलक वोलेंट, डिस्टर्ब करने वाला, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक खतरनाक चीज आप लोग इसको बोल सकते हैं। अपोजिट में क्या होगा, शांत, डिसेंट, एक्सेप्टेबल, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस शब्द का मतलब। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर अरेन। अरेन का मतलब होता है कि आरोप लगाना, कलंक लगाना, सामने वाले को डिफेम करना, ठीक है। तो एक कोर्ट के सामने यहाँ पर एक कुछ ऐसा माहौल बना देना जिसकी वजह से बेइज्जती हुई फिर रही है, वो वाली बात है। सामना फिर एडवोकेट की बात की जाती है कि एडवोकेट करना, चीज़ों को सपोर्ट करना, तो ये देखने को मिलेगा। हमड्रम, नीरस, ये एक तरीका, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जिंदगी चल रही है, नीरस चल रही है, कोई उत्साह नहीं है, इसको बोलेंगे हमड्रम, ठीक है। इंटरेस्टिंग शब्द है यहाँ पर ये नीरस शब्द के लिए। योनिंग गैप का मतलब, वैसे तो उबासी लेना योनिंग कहते हैं, योनिंग गैप का मतलब होता है कि बड़ा फासला, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो एक बड़ा अंतर आप लोग बोल सकते हैं, ह्यूज गैप, वाइड गैप, ये ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो योनिंग गैप यहाँ पर शब्द यूज किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता रहेगा तो अच्छे से समझ पाओगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा अमर्त्य सेन जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक के फील्ड में 1998 में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रिसर्च इनके द्वारा की गई सोशल चॉइस थ्योरी के ऊपर में, फिलोसफी वगैरह ये सब चीज़ें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और भारत रत्न भी मिल चुका है, किस साल में मिला है ये आप लोगों को बताना है। आंसर बड़े शानदार तरीके से दिए गए, अप्रिशिएट करने लायक है, इसे ही पार्टिसिपेट किया करो, लड़का और लड़की दोनों को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए, हाई नहीं रहेगा तो कैसे दिन आगे चलेगा मेरे दोस्त। तो जोश को अच्छे से हाई रखिए और एंजॉय करिए अपना लेक्चर भी, लाइफ भी, और सेहत का ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।